Let's start revising chapter number 8 and the name of the chapter is divisional transfer pricing। जैसा कि हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले ये चैप्टर का पास्ट ट्रेंड एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का कवरेज देखेंगे और उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का अगर पास्ट ट्रेंड एनालाइज करें तो ये चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में जरूर आता है, या तो वो 10 मार्क्स के लिए आता है या तो 20 मार्क्स के लिए आता है, पर ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखें तो तीन कॉन्सेप्ट में से ही जनरली हर बार क्वेश्चन टेस्ट होता है। मेजर्स टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस एंड डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल। ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो तीन कॉन्सेप्ट में से हर बार जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो इन शॉर्ट डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, या तो वो 10 मार्क्स के लिए होगा या तो 20 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। अभी चैप्टर का कवरेज एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट को आखिर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी यूटिलिटी क्या है, एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस चैप्टर ये देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पर मैंने फॉर्म किए हैं। पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझने में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स देखेंगे। ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज होता है, जिसको प्यार से कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। टोटल 6 या 7 टाइप की ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स है। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट मर्ज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे बिहेवियरल कंसीक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, एंड ये कंसीक्वेंसेस को रिजोल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, यानी कि प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इतना सब डिस्कशन खत्म होने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये था डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का कवरेज। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इज ऑन पेज नंबर 66। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है वो रिवाइज करते हैं, एंड उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि जब भी कोई गुड्स या तो सर्विसेज एक डिवीजन में से दूसरे डिवीजन में मैं ट्रांसफर करता हूं तो उसको मैं कहूंगा डिविजनल ट्रांसफर। एंड वो गुड्स या तो सर्विसेज जब मैं एक डिवीजन में से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करता हूं, वो कौन से रेट से करता हूं, कौन सी प्राइस से करता हूं, उसको मैं कहूंगा डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। एंड डिविजनल ट्रांसफर प्राइस के बारे में पूरा डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन करने के लिए एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, एंड चैप्टर का नाम है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब वापस एक बार, प्राइस एट विच गुड्स या तो सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट डिवीजन या तो ग्रुप कंपनी टू अनदर डिपार्टमेंट डिवीजन या तो ग्रुप कंपनी। एक ग्रुप कंपनी में से दूसरी ग्रुप कंपनी में, या तो एक डिवीजन में से दूसरे डिवीजन में, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में मैं अगर या तो गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर करता हूं तो कौन सी प्राइस से ट्रांसफर करता हूं, ये प्राइस को मैं प्यार से कहूंगा डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। वन डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग स्विच सेलिंग देम टू अदर डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग नाइट लैम्प। एक कंपनी के अंदर दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए स्विच का मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिवीजन बी नाइट लैम्प का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो डिवीजन ए स्विच एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल कर सकता है, एंड डिवीजन ए स्विच डिवीजन बी को भी दे सकता है। तो एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिवीजन ए डिवीजन बी को स्विच ट्रांसफर करेगा तो कौन सी प्राइस से ट्रांसफर करेगा, वो प्राइस को मैं प्यार से कहूंगा डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। एक कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बाहर भी ट्रेनिंग दे सकता है एंड कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग दे सकता है। तो अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देता है तो कौन से रेट से देता है, कौन सी प्राइस से देता है, वो प्राइस को मैं प्यार से क्या कहूंगा डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। तो एग्जांपल नंबर 1 जो हमने देखा वो गुड्स के लिए था, एंड एग्जांपल नंबर 2 जो हमने देखा वो सर्विसेज के लिए था। तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाई ट्रांसफर प्राइस। फॉलोइंग आर यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइस और अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग। अच्छी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में देखेंगे जब चैप्टर एंड होगा। तब चैप्टर का एकदम डिटेल में डिस्कशन करने के बाद अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को चैप्टर के एंड में देखेंगे, समझने में आसानी होगी। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
ये चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल देखते हैं, डिवीजन ए कैन सेल ओनली टू डिवीजन बी एंड नॉट आउटसाइड मार्केट। मेरे पास दो डिवीजन है, एक है डिवीजन ए एंड एक है डिवीजन बी। डिवीजन बी मेरा सेल्स डिवीजन है। डिवीजन ए कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा एंड यूनिट्स डिवीजन बी को सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं मैं डिवीजन ए हूं और आप डिवीजन बी है। मैं कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा एंड वो यूनिट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरे चैप्टर में यही हम स्टैंडर्ड एग्जांपल रखेंगे। मैं ऑलवेज सप्लाइंग डिवीजन और आप रहेंगे रिसीविंग डिवीजन। सप्लाइंग डिवीजन का मतलब होता है वो डिवीजन जो यूनिट्स गुड्स या तो सर्विसेज सप्लाई करेगा एंड रिसीविंग डिवीजन का मतलब होता है जो गुड्स या तो सर्विसेज रिसीव करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं हूं डिवीजन ए, आप है डिवीजन बी, आप सेल्स डिवीजन है। डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 30 रुपीज। मैं कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसकी वेरिएबल कॉस्ट मेरी है 30 रुपीज। डिवीजन ए ट्रांसफर या तो सेल प्रोडक्ट ए एट द रेट ऑफ 56 टू डिवीजन बी। मैंने वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया 36 रुपीज के हिसाब से एंड मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ 56 के हिसाब से। यानी कि मैं मेरी बुक्स के अंदर 56 का सेलिंग दिखाऊंगा, उसके सामने मेरी बुक्स के अंदर 30 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मेरी बुक्स के अंदर 26 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन 26, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं मेरी बुक्स में सेल्स दिखाऊंगा, आप अपनी बुक्स में परचेस दिखाएंगे। डिवीजन बी की बुक्स अगर देखें तो कॉस्ट पर यूनिट टू डिवीजन बी क्या होगा, सबसे पहले परचेस ऑफ ए, आपने 56 के हिसाब से परचेस किया मेरे पास से। अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी 15 रुपीज, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया है। यानी कि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 71 का बाइफरकेशन ये है कि आपने 56 के हिसाब से परचेस किया, एडिशनली 15 रुपीज का एक्सपेंस आपने खुद ने इनकर किया। देखो ध्यान से देखना, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी यानी कि मैं और आप दोनों एक ही कंपनी के डिवीजन है, पर हम हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। मैं भी मेरा इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं और आप भी अपना इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अभी डिवीजन बी सेल्स डिवीजन है, यानी कि आप सेल्स डिवीजन है, वो एक्सटर्नल मार्केट में यूनिट सेल करेंगे। तो डिवीजन बी के पास तीन ऑप्शन है, प्राइस 100 रखनी है, प्राइस 90 रखनी है या तो प्राइस 80 रखनी है। अगर आप प्राइस 100 रखते हैं तो मार्केट में डिमांड होगी 100 यूनिट्स की। अगर आप प्राइस 90 रखते हैं तो मार्केट में डिमांड होगी 150 यूनिट्स की। एंड अगर आप प्राइस 80 रखते हैं तो मार्केट के अंदर डिमांड होगी 180 यूनिट्स की। ये तीनों सिचुएशन के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो ये तीन सिचुएशन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है, डिमांड एंड सेलिंग प्राइस मैंने प्लॉट कर दी है। तो सबसे पहले मेरा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कहना इसे मेरा कंट्रीब्यूशन तो क्या है 26, मैंने आपको 56 के हिसाब से सेल किया एंड मेरी वेरिएबल कॉस्ट 30 है, यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 26। तो मेरे पास यूनिट्स हैं एंड मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आसानी से टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो डिवीजन ए का टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट एकदम इजीली हो सकता है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है एंड टोटल यूनिट्स कितने हैं वो पता है, तो डिवीजन ए का टोटल कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट कर सकता हूं। अभी कैलकुलेट करते हैं डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन। तो कहना है डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 71। जब प्राइस होगी 100, डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कहना है 100 माइनस 71 यानी कि 29। जब प्राइस होगी 19, डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कहना है 90 माइनस 71 यानी कि 19। एंड जब प्राइस होगी 80, डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 80 माइनस 71 यानी कि 9। तो जब मेरे पास पर यूनिट का डेटा है, इन यूनिट्स अवेलेबल है, तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। 29 इंटू 100 यानी कि 2900, 2850 एंड 1620। ध्यान से देखना, आप डिवीजन बी है, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया तीनों सिचुएशन के अंदर। तो अगर आप डिवीजन बी होते हैं, आप सेल्स डिवीजन है, यानी कि क्या प्राइस रखनी है वो आपके कंट्रोल में है, कितने यूनिट्स सेल करने हैं वो भी आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप डिवीजन बी होते हैं, आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, तो आप सेलिंग प्राइस क्या सेट करते हैं, कहना इसे डेफिनेटली आप सेलिंग प्राइस सेट कर दे कि आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिल सके। यानी कि आप क्या सोचेंगे, मुझे सेलिंग प्राइस रखनी है 100, मैं टोटल 100 यूनिट्स का सेलिंग करूंगा ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो सके। अगर मैं सेलिंग प्राइस रखता हूं 90, यानी कि आप सेलिंग प्राइस रखते हैं 90 तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 2850। अगर आप सेलिंग प्राइस रखते हैं 80 तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है 1620। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपने क्या डिसीजन लिया कि आपको सेलिंग प्राइस रखनी है 100 ताकि 100 यूनिट्स का सेलिंग हो सके एंड आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज दिख सके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। तो ध्यान से देखना, कंपनी एज ए होल मुझे कंट्रीब्यूशन अगर कैलकुलेट करना है तो दो रास्ते हैं। इजीली मैं कर सकता हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए,
प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन बी, यानी कि मेरे कंट्रीब्यूशन का टोटल करूंगा, आपके कंट्रीब्यूशन का टोटल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, 2600 प्लस 2900 करता हूं तो मुझे मिलेगा 5500, 3900 करूंगा प्लस 2850 करूंगा तो 6750 कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन, एंड 4680 प्लस 1620 करूंगा तो 6300 कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन। तो मैंने डिस्कस किया कंपनी का कंट्रीब्यूशन में दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। रास्ता नंबर 1, डिवीजन ए का जो कंट्रीब्यूशन है एंड डिवीजन बी का जो कंट्रीब्यूशन है, दोनों के कंट्रीब्यूशन का टोटल करो, हमें क्या मिलेगा, कंपनी का कंट्रीब्यूशन। तो ये हुआ रास्ता नंबर 1। अभी कैलकुलेट करते हैं रास्ता नंबर 2। देखो ध्यान से देखना, अभी हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करना है, यानी कि कंपनी के लिए हम दोनों अलग नहीं है, कंपनी के लिए हम दोनों सेम है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो फाइनल सेलिंग प्राइस 100 है, डिवीजन ए ने प्रोडक्ट ए के ऊपर कितना खर्चा किया, 30, एंड डिवीजन बी ने वही प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया 50। देखो इंटरनल ट्रांसफर प्राइस क्या है ना, वो कंपनी को मैटर नहीं करता। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या हुआ, एक जेब में से पैसे निकले और दूसरी जेब के अंदर पैसे डाल दिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या देखूंगा, एक्चुअल में कितना एक्सपेंस इनकर हुआ। तो डिवीजन ए ने एक्सपेंस इनकर किया 30 का एंड डिवीजन बी ने एक्सपेंस इनकर किया 15 का। ये ट्रांसफर प्राइस हमारी है 56। ये 56 के बदले 56 करोड़ होती तो भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जेब में से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डालने हैं। कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, डिवीजन ए ने 30 रुपीज का एक्सपेंस इनकर किया है एंड डिवीजन बी ने 15 रुपीज का एक्सपेंस इनकर किया है, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 45 रुपीज का एक्सपेंस इनकर हुआ है। तो जब सेलिंग प्राइस होगी 100, 45 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, 55। जब सेलिंग प्राइस होगी 90, तब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कहना है 90 माइनस 45 यानी कि 45। एंड जब सेलिंग प्राइस होगी 80, तब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कहने से 80 माइनस 45 यानी कि 35। तो मेरे पास यूनिट्स का डेटा है एंड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, तो कहना इसे मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो 100 इंटू 55 यानी कि 5500, 150 इंटू 45 यानी कि 6750, 180 इंटू 35 यानी कि 6300। अभी यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, ये डिस्कशन में से हमें कुछ लर्निंग लेना है। क्या लर्निंग लेना है, ध्यान से देखना। लर्निंग नंबर 1, कंपनी का कंट्रीब्यूशन में टोटल दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। जितने भी डिवीजन है वो सारे डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो। हमारे एग्जांपल में दो डिवीजन है, यानी कि डिवीजन ए के कंट्रीब्यूशन एंड डिवीजन बी के कंट्रीब्यूशन, दोनों डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो। मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन में दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसमें से एक तरीका क्या हुआ, जितने भी डिवीजन है वो सारे डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल करो, आपको कंपनी का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कंपनी का कंट्रीब्यूशन दूसरे कौन से तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको क्या देखना है, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है, फाइनल सेलिंग प्राइस लो, उसमें से आप ये देखो कि डिवीजन ए ने कितना एक्सपेंस किया एंड डिवीजन बी ने कितना एक्सपेंस किया। दोनों डिवीजन के एक्सपेंस का टोटल करो, फाइनल सेलिंग प्राइस में से दोनों डिवीजन के एक्सपेंस डिडक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे देखते हैं, total contribution of a company as a whole can be calculated in two ways. Way number 1, final selling price minus cost of A and minus cost of B. Final selling price मेरी है 100, उसमें से डिवीजन ए ने खर्चा किया 30 का एंड डिवीजन बी ने खर्चा किया 15 का। यहाँ पे डिवीजन ए ने खर्चा किया 30 का एंड डिवीजन बी ने खर्चा किया 15 का। ये 56 तो इंटरनल ट्रांसफर प्राइस है, डिवीजन बी ने एक्चुअल में खर्चा नहीं किया। ये तो 56 डिवीजन बी में से डिवीजन ए के पास गए, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक जेब में से दूसरी जेब में गए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा कितना हुआ, डिवीजन ए ने खर्चा किया 30 का एंड डिवीजन बी ने खर्चा किया 15 का। तो फाइनल सेलिंग प्राइस में से डिवीजन ए का खर्चा डिडक्ट करता हूं एंड डिवीजन बी का खर्चा डिडक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये हुआ वे आउट नंबर 1 एंड वे आउट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन बी, यानी कि 2600 प्लस 2900 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंपनी का कंट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट स्प्लिट बिटवीन डिवीजन इज इन रेशियो ऑफ 2600 एंड 2900। कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है, 5500। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 5500 है। कोई अगर आपसे पूछता है कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन 5500 है, इसका बाइफरकेशन क्या है, यानी कि डिवीजन ए ने कितना कमाया और डिवीजन बी ने कितना कमाया, तो हम बताएंगे कि बाइफरकेशन है 2600 एंड 2900। पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने टोटल 5500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन अर्न किया। तो हमारे पास दो रास्ते हैं कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने में। सवाल ये आता है कि पूरे चैप्टर में हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने में। तो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, पर एडवाइजेबल क्या है, दोनों डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो, क्योंकि क्या होगा,
आपने ऑलरेडी डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके रखा होगा, आपने ऑलरेडी डिवीजन बी का भी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके रखा होगा। तो इजी वे आउट ये है कि अगर दोनों डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन हो चुका है तो फिर वही कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो, आपको कंपनी का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। वापस से जीरो से कैलकुलेशन स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कोई भी वे आउट का यूज करके कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हम कौन सा वे आउट अपनाएंगे, सारे डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल करो, हमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे भी हमारा जितना भी डिस्कशन था उसमें से कुछ लर्निंग लेना था। तो लर्निंग नंबर 1 हमने ये लिया कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम लेते हैं लर्निंग नंबर 2, ध्यान से देखना, ये बाद में देखते हैं, सबसे पहले लास्ट देख लेते हैं। चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। वो तो हमने डिस्कस किया कि ये ट्रांसफर प्राइस में चेंज करूंगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं चेंज होगी। ये 56 के बदले में 56 करोड़ करता हूं तो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 56 करोड़ भी करता हूं तो डिवीजन ए को 56 करोड़ का पेमेंट करेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक जेब में से दूसरी जेब में पैसे गए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफर प्राइस कितनी भी है। हाँ, पर मैं अगर ट्रांसफर प्राइस में चेंज करता हूं तो उसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। मैं इसको 56 के बदले 56 करोड़ करता हूं तो डिवीजन ए का प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड डिवीजन बी काफी ज्यादा लॉस में चला जाएगा। पर दोनों का टोटल अगर मैं करता हूं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज नहीं होती। तो बॉटम लाइन इज, ट्रांसफर प्राइस में चेंज करने से कभी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिट का स्प्लिट चेंज होता है। डिवीजन ए एंड डिवीजन बी के बीच में जो प्रॉफिट का स्प्लिट होता है वो स्प्लिट चेंज होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट if change in transfer price affects sales quantity, it affects the profitability of the company. ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से अगर सेल्स क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगी। कैसे, देखो डिवीजन बी क्या है, सेल्स डिवीजन है, तो डिवीजन बी के कंट्रोल में है कि कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है और कितनी क्वांटिटी का सेलिंग रखना है। तो अगर मैं ट्रांसफर प्राइस चेंज करता हूं और उसके बेसिस पे डिवीजन बी अपना डिसीजन चेंज कर देता है, यानी कि ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से अगर सेल्स क्वांटिटी अफेक्ट हो जाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगी। चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट if change in transfer price affects sales quantity, it affects profitability of the company। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में हमें फायदा देगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अभी बाकी के दो देखते हैं, ध्यान से देखना। इस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, आप डिवीजन बी हो, आप सेल्स डिवीजन हो, यानी कि आपके कंट्रोल में है कि कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है एंड कितनी सेल्स क्वांटिटी रखनी है। तो अगर आप डिवीजन बी है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, डेफिनेटली आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको सेलिंग प्राइस रखनी है 100 एंड डिमांड रखनी है 100 ताकि आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो सके। अगर आप सेलिंग प्राइस रखते हैं 100, आपका कंट्रीब्यूशन होगा 2900, सेलिंग प्राइस होगी 90 तो कंट्रीब्यूशन होगा 2850 एंड सेलिंग प्राइस होगी 80 तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 1620। तो अगर आपके हाथ में डिसीजन लेने की अथॉरिटी है तो आप डेफिनेटली 100 यूनिट्स की डिमांड रखेंगे एंड 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस रखेंगे ताकि आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो सके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी ध्यान से देखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज बेनिफिशियल है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6750 का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो 90 रुपीज की सेलिंग प्राइस रखना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। 90 रुपीज की सेलिंग प्राइस रखना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। जब 90 रुपीज की सेलिंग प्राइस होगी, डिमांड होगी 150 यूनिट्स की, कंपनी को मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जब सेलिंग प्राइस होगी 100, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5500 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, पर जब सेलिंग प्राइस होगी 90, कंपनी को 6750 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो अगर डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एक्चुअल में कंट्रोल किसके पास है, डिवीजन बी के पास है। तो डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिवीजन बी क्या सोचेगा, मुझे 100 रुपए की सेलिंग प्राइस रखनी है। पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो कंपनी बोल रही है कि 90 की सेलिंग प्राइस रखना एडवाइजेबल है। तो यहाँ पे डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा, यानी कि आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा। गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया चैप्टर नंबर 7 के अंदर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव जब भी सेम होगा तब कहेंगे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होगा। पर यहाँ पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। डिपार्टमेंट बी बोल रहा है कि मुझे 100 रुपए की सेलिंग प्राइस रखनी है,
कंपनी बोल रही है कि 90 रुपीज की सेलिंग प्राइस रखना एडवाइजेबल है। तो ये था हमारा लर्निंग नंबर 3। There is lack of goal congruence because for a company as a whole, it is advisable to sell 150 units at 90 rupees to maximize contribution. However, manager of division B is willing to sell at selling price of 100. अभी हम ये देखते हैं कि गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं प्रमोट हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ध्यान से देखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। कहना इसे डिवीजन ए ने एक्सपेंस इनकर किया 30 का एंड डिवीजन बी ने एक्सपेंस इनकर किया 15 का, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 45 रुपीज का वेरिएबल एक्सपेंस इनकर हुआ है। यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करता हूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 45 रुपीज का खर्चा हुआ एंड डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 71 का खर्चा हुआ। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच करवाना है। डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच करवाना है तो कहना इसे मैं एक सिंपल चीज कर सकता हूं, यहाँ पे मैं ट्रांसफर प्राइस सेट कर दूंगा 30। अगर मैं ट्रांसफर प्राइस सेट कर दूंगा 30 तो डिवीजन बी का भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 45। एंड जब डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड कंपनी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैच हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट मैच हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन भी मैच हो जाएगा। एंड जब भी कंट्रीब्यूशन मैच हो जाएगा, डिवीजन बी वही सोचेगा जो कंपनी सोचेगी। यानी कि अगर कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वही सेम टू सेम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवीजन बी एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन देखो। गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन है दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ 56। ये ट्रांसफर प्राइस कितनी है 56, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ट्रांसफर प्राइस 56 के बदले सिर्फ होती 30 तो डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता, जो कंपनी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस होगी 30, तो डिवीजन बी वही सोचेगा जो कंपनी सोचेगी। पर ये ट्रांसफर प्राइस कितनी है 56, और क्योंकि ट्रांसफर प्राइस 56 है, डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा। ये 56 को मैं अगर 30 कर देता हूं तो डिवीजन बी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट के साथ मैच हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन कंपनी के कंट्रीब्यूशन से मैच हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स डिवीजन बी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम टू सेम होगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ 56 एट द ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट टू डिवीजन ए। अगर ट्रांसफर प्राइस को मैं 30 कर देता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी सेम फॉर कंपनी एज ए होल एंड डिवीजन बी व्हिच कैन रिजल्ट इन गोल कॉन्ग्रुएंस। अगर यहाँ पे 56 के बदले 30 कर देता हूं तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल में कंक्लूजन क्या निकला, लेसर द ट्रांसफर प्राइस हायर द गोल कॉन्ग्रुएंस। अभी देखना, यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, if change in transfer price affects sales quantity it affects profitability of the company। ये ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से हमारी सेल्स क्वांटिटी अफेक्ट हुई, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल किसके हाथ में है, डिवीजन बी के हाथ में। डिवीजन बी को ही डिसाइड करना है कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है और कितनी डिमांड होनी चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइस चेंज करने की वजह से डिवीजन बी का डिसीजन चेंज हुआ। डिवीजन बी ने डिसाइड किया कि मुझे 100 क्वांटिटी का ही सेलिंग करना है, तो ट्रांसफर प्राइस में चेंज करने से सेल्स क्वांटिटी का डिसीजन चेंज हुआ। एंड इफ चेंज इन ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट सेल्स क्वांटिटी इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इतना डिस्कशन करने से लर्निंग क्या मिल रहा था, कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके दो रास्ते हैं। सेकेंड लर्निंग हमें ये मिला कि ट्रांसफर प्राइस कोई भी हो, ट्रांसफर प्राइस सिर्फ किसके लिए है, इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए है। अदरवाइज ट्रांसफर प्राइस कितनी भी हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से सेल्स क्वांटिटी चेंज होती है तो उस केस में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती है। अदरवाइज ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज नहीं होती। ये हमने देखा सेकंड लर्निंग। एंड थर्ड लर्निंग हमने ये देखा कि ट्रांसफर प्राइस चेंज करने से गोल कॉन्ग्रुएंस कभी कभी प्रमोट नहीं हो सकता। गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करवाना है तो हमें क्या करना होगा वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो चैप्टर का कवरेज एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के एंड में देखेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे तो यूटिलिटी क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ध्यान से देखना, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, ये सारी मेथड्स हमें क्या हेल्प करेगी, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। यानी कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं डिवीजन ए हूं, मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, आप डिवीजन बी है, आप रिसीविंग डिवीजन है, मैं आपको कुछ गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा हूं। इस एग्जांपल में मैंने ट्रांसफर किया 56। तो ये 56 कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प कौन करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। तो ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी मेथड्स का यूज होता है वो सारी मेथड्स को मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। कैटेगरी नंबर 1 कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस,
कैटेगरी नंबर 2 मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड कैटेगरी नंबर 3 नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट बेस्ड एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस सेट करने के लिए सप्लाइंग डिवीजन जो कॉस्ट इनकर करेगा वो कॉस्ट का बेसिस लेके ट्रांसफर प्राइस सेट की जाएगी। एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या होगा, सप्लाइंग डिवीजन जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो मार्केट प्राइस का बेसिस लेके ट्रांसफर प्राइस सेट की जाएगी। बस दोनों के अंदर इतना ही डिफरेंस है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, आप रिसीविंग डिवीजन है, मैं आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ट्रांसफर प्राइस सेट करने के लिए क्या बेसिस लिया जाएगा, मैं सप्लाइंग डिवीजन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो कॉस्ट का बेसिस लेके ट्रांसफर प्राइस सेट की जाएगी। इसको मैं कहूंगा कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल, मैं कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा हूं उसका डेटा मेरे पास तो अवेलेबल होगा। basis is clearly defined as against market price which is subject to demand and supply। मार्केट प्राइस में तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेगी, पर कॉस्ट बेस में तो बेसिस क्लियरली डिफाइंड है कि जितनी भी कॉस्ट होगी उसका बेसिस लेके आपको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी है। तो बेसिस इज क्लियरली डिफाइंड, ये इसका एक एडवांटेज हुआ। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजर्स ऑफ सप्लाइंग डिवीजन मे नॉट अटेम्प्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, मैं कॉस्ट के बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी कॉस्ट ज्यादा है या मेरी कॉस्ट कम है। मैं तो क्या देखूंगा, एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितनी है वो कॉस्ट को कंसीडर करके मैं ट्रांसफर प्राइस सेट करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ज्यादा है या तो कॉस्ट कम है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आइडियली मुझे कॉस्ट रिड्यूस करने की ट्राई करनी चाहिए, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ज्यादा है या कॉस्ट कम है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा। तो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें। अभी हम ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके अंदर क्या होगा, मैं सप्लाइंग डिवीजन, आप रिसीविंग डिवीजन, मैं आपको कोई गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अभी हम ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करेंगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो मार्केट प्राइस को कंसीडर करके हम ट्रांसफर प्राइस सेट करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, अनबायस्ड ट्रांसफर प्राइस, डेफिनेटली मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होगा। प्राइस कांट बी मैनिपुलेटेड, डेफिनेटली मैं प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता, मार्केट प्राइस को मैं मैनिपुलेट कैसे कर सकता हूं। सिंस प्राइसिंग इज कॉम्पिटिटिव डिविजनल परफॉर्मेंस कैन बी लिंक्ड मोर ऑब्जेक्टिवली टू कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज प्रॉफिट, इसके अंदर भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यूज करने के एडवांटेजेस हमने देखे, अभी हम ये देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मार्केट प्राइस मे नॉट बी अवेलेबल फॉर सम WIP गुड्स, मैं अगर WIP गुड्स आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं सप्लाइंग डिवीजन, आप रिसीविंग डिवीजन, कुछ प्रोसेस करके वो WIP यूनिट्स में अगर ट्रांसफर करता हूं तो हो सकता है जो WIP यूनिट्स मैंने ट्रांसफर किए उसकी मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है वो अवेलेबल नहीं है। If competitive market doesn't exist, manipulative pricing strategy like price discrimination can be used। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो मैं प्राइस को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूं, एंड प्राइस का डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है तो इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यूज कर लेता हूं। एंड लास्ट पॉइंट, नॉट सूटेबल वेयर प्राइस फ्लक्चुएशन इज हाई, डेली प्राइस की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है तो उस केस में मैं मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यूज नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं क्या यूज कर सकता हूं, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें, एंड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि कॉस्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, मार्केट प्राइस के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। तो इसको अभी के लिए अगर सी कैटेगरी देनी है तो दे सकते हैं, एंड अगर सी कैटेगरी नहीं भी देनी तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम खुद से भी सोच सकते हैं, इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसा प्लेन वेनिला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस भी कम है। तो हमने देखा कि दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अभी cost based transfer price can also be further divided into 4 categories। full cost based transfer price, इसके अंदर क्या होगा, सप्लाइंग डिवीजन की फुल कॉस्ट क्या होगी वही फुल कॉस्ट क्या बनेगी, ट्रांसफर प्राइस। सवाल ये आता है फुल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, उसके नाम में ही लिखा है सारे कॉस्ट का टोटल करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसके अंदर एडमिन एक्सपेंस भी आ गए और इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आ गए। तो फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, मेरी फुल कॉस्ट 100 रुपए है तो ट्रांसफर प्राइस क्या बन जाएगी, 100 रुपए। नेक्स्ट मेथड, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप,
ये फुल कॉस्ट के ऊपर मैं अगर कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ, मैं कुछ मार्कअप ऐड करता हूँ और उसके बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस ऐड करता हूँ, तो उसको मैं क्या कहूंगा, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप एक के बाद देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइंग डिवीजन, आप रिसीविंग डिवीजन, मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ उसकी स्टैंडर्ड प्राइस 30 रुपीज है एंड एक्चुअल प्राइस फॉर एग्जांपल 35 रुपीज है। मैंने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरी कॉस्ट हुई कितनी, 35। कॉस्ट होनी चाहिए थी कितनी, 30, पर एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई, 35। तो फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी है 35 एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या सजेस्ट कर रही है कि आपको ट्रांसफर प्राइस रखनी चाहिए 30। बस ये दोनों के अंदर इतना ही डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ट्रांसफर करूंगा एंड फुल कॉस्ट के अंदर एक्चुअल कॉस्ट पे ट्रांसफर करूंगा। नेक्स्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा होगा, ध्यान से देखना। ये मेथड सिंपली हमें ये कहना चाहती है कि जब भी कोई सप्लाइंग डिवीजन रिसीविंग डिवीजन को कोई गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर करने की वजह से जितनी भी एडिशनल कॉस्ट हुई, जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट हुई, वही एडिशनल कॉस्ट पे आपको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी चाहिए। इसके अंदर फुल कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल रीजन ये है कि सप्लाइंग डिवीजन फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी इनकर कर रहा है, अगर ट्रांसफर नहीं भी किया होता तो भी मैं सप्लाइंग डिवीजन फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, यानी कि ट्रांसफर करने से पहले मेरी जितनी फिक्स कॉस्ट थी वही फिक्स कॉस्ट ट्रांसफर करने के बाद होगी। यानी कि ट्रांसफर करने की वजह से मेरी फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ट्रांसफर करने की वजह से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है। तो आइडियली ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए, जितनी भी एडिशनल कॉस्ट में इनकर कर रहा हूँ वही मेरी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइंग डिवीजन हूँ, मेरी टोटल 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है एंड प्रेजेंटली मान लेते हैं मैं सिर्फ 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैंने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी के लिए इनकर करके रखा है। अभी मैं 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ या तो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, ये 1 लाख यूनिट के लिए जो मैंने फिक्स कॉस्ट इनकर करके रखी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर आप रिसीविंग डिवीजन है, आप मेरे पास 10,000 यूनिट्स मांगने आते हैं, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कैसे भी करके चेंज नहीं होगी। ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेटली मुझे वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी होगी, पर ये 10,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस करूं या ना करूं मेरी फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ये 10,000 यूनिट्स मेरे पास मांगने आते हैं, तो ये 10,000 यूनिट्स आइडियली मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करने चाहिए। उसके लिए मुझे फुल कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फुल कॉस्ट के अंदर तो सारे टाइप के वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे, सारे टाइप के फिक्स कॉस्ट आ जाएंगे, पर ये 10,000 यूनिट्स मैं आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करूंगा। ये कौन बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो बोल रहा है कि डिसीजन लेने के लिए आपको सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर करनी है। सेम डिस्कशन इसके अंदर हो रहा है। रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगी, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट आएगा एंड अपॉर्चुनिटी लॉस आएगा। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने यूनिट ट्रांसफर किए तो आपको फिक्स कॉस्ट इनकर करनी होगी, अगर यूनिट ट्रांसफर नहीं किए तो आपको फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करनी होगी। तो अगर यूनिट ट्रांसफर करने की वजह से आप फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो कॉस्ट कंसीडर करनी चाहिए। पर यूनिट ट्रांसफर करें या तो ना करें, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता, तो उस केस में आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही आपको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर एक मेथड है शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। इसके नाम में ही लिखा है कि प्रॉफिट का शेयरिंग करूंगा, कौन से प्रोपोर्शन में करूंगा, कॉस्ट के प्रोपोर्शन में करूंगा। एक एग्जांपल देता हूं, cost of division A is 100, cost of division B is 50, सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनी 225, कंपनी की सेलिंग प्राइस 225 है, उसमें से डिवीजन ए एक्सपेंस इनकर करेगा 100 रुपीज का, डिवीजन बी एक्सपेंस इनकर करेगा 50 रुपीज का, यानी कि टोटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 150 रुपीज का एक्सपेंस इनकर हुआ। 225 की सेलिंग प्राइस है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, 75 रुपीज का। कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम डिवीजन ए टू डिवीजन बी। डिवीजन ए में से डिवीजन बी में यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करनी है। हमारी मेथड कौन सी है, शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 75। ये प्रॉफिट को कौन से रेशियो में शेयर करना है, कॉस्ट के रेशियो में शेयर करना है। कॉस्ट का रेशियो क्या है, कहना इसे 100:50, यानी कि 2:1। ये 75 का जो प्रॉफिट हुआ उसको मुझे कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर कंपनी एज ए होल। कंपनी एज ए होल प्रॉफिट क्या होगा, 75। ये 75 के प्रॉफिट को मुझे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि 100:50 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो स्टेप 2 मेरा क्या बनेगा, डिवाइड प्रॉफिट ऑफ स्टेप 1 इनटू रेशियो ऑफ 100:50, यानी कि कॉस्ट के रेशियो में।
तो डिवीजन ए को कितने मिलेंगे 2:1 करूँ तो 75 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हूं तो डिवीजन ए को मिलेंगे 50 और डिवीजन बी को मिलेंगे 25। तो ट्रांसफर प्राइस फाइनल क्या बनेगी, डिवीजन ए की जितनी भी कॉस्ट है प्लस डिवीजन ए को जितना भी प्रॉफिट मिला वो मेरी ट्रांसफर प्राइस बनेगी। तो ट्रांसफर प्राइस विल बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए प्लस प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए, यानी कि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिला 50, तो 100 प्लस 50 वो मेरी ट्रांसफर प्राइस बनेगी, 100 प्लस 50 यानी कि 150 ट्रांसफर प्राइस। सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट को कॉस्ट के रेशियो में शेयर करना है, प्रॉफिट को कॉस्ट के रेशियो में शेयर करने के बाद ट्रांसफर प्राइस क्या बनेगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में जो भी शेयरिंग मिला वो फाइनल मेरी ट्रांसफर प्राइस बनेगी। तो ट्रांसफर प्राइस को मैं अगर एक लाइन में समराइज करूं तो सप्लाइंग डिवीजन ने जो भी कॉस्ट इनकर किया है वो ट्रांसफर प्राइस है, प्लस सप्लाइंग डिवीजन को जो भी प्रॉफिट में शेयरिंग मिला है वो ट्रांसफर प्राइस है। तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फॉर सप्लाइंग डिवीजन। यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस दिया है, हायर द कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए हायर द ट्रांसफर प्राइस। डिवीजन ए जो कि सप्लाइंग डिवीजन है वो इंटेंशनली क्या ट्राई करेगा कि मुझे मेरी कॉस्ट इंक्रीज करनी है, जितनी ज्यादा मैं कॉस्ट इंक्रीज करूंगा कॉस्ट में मुझे ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट में भी मुझे ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट इनकर करूंगा प्रॉफिट में मुझे ज्यादा शेयरिंग मिलेगा, तो ये किसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे एक नोट लिखी है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू शेयर्ड कंट्रीब्यूशन मेथड, कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया और ये नेट प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड किया। वापस से बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया और नेट प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड किया। इसका उल्टा कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करो। तो स्टेप 1 में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन को हम वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड फाइनल ट्रांसफर प्राइस क्या बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन में जो शेयरिंग मिला है वो फाइनल ट्रांसफर प्राइस बनेगी। इसके अंदर कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे हमारी दो मेथड कंप्लीट हुई, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अभी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांसफर प्राइस के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कुछ प्रपोजल दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज होगा ट्रांसफर प्राइस इंप्लीमेंट करने से। तो ध्यान से देखना, मेरे पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए सप्लाइंग डिवीजन है और एज ऑलवेज डिवीजन बी रिसीविंग डिवीजन है या तो परचेजिंग डिवीजन है। डिवीजन ए ऑलवेज क्या ट्राई करेगा कि ट्रांसफर प्राइस हो सके उतनी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि डिवीजन ए का परफॉर्मेंस अच्छा दिख सके, और डिवीजन बी ऑलवेज क्या ट्राई करेगा कि ट्रांसफर प्राइस हो सके उतनी मिनिमम होनी चाहिए ताकि डिवीजन बी का खर्चा मिनिमम हो सके एंड डिवीजन बी का परफॉर्मेंस अच्छा दिख सके। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। डिवीजन ए बोल रहा है कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए और डिवीजन बी बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस मिनिमम होनी चाहिए, और ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कुछ प्रपोजल है। ध्यान से देखना, टोटल दो प्रपोजल है, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइस एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइस बोल रहा है कि देयर विल बी टू रेट्स, इसके नाम में ही लिखा है देयर विल बी ड्यूअल रेट, यानी कि परचेजिंग डिवीजन का अलग रेट होगा एंड सप्लाइंग डिवीजन का अलग रेट होगा, यानी कि इसको जो चाहिए वो इसको दे दो और इसको जो चाहिए वो इसको दे दो। ये बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तेरी बुक्स में जो तू रिकॉर्डिंग करेगा ना वो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस से रिकॉर्ड करना। और ये बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस मिनिमम होनी चाहिए, तो हमने इसको क्या सजेशन दिया कि तेरी बुक में जो भी रिकॉर्डिंग होगा ना तो वो मिनिमम रेट से कर देना। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट की बुक्स के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो मार्जिनल कॉस्ट से होगा। ये बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस मिनिमम होनी चाहिए, तो मैंने इसको क्या बोला, ले तू वेरिएबल कॉस्ट पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ले, परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा वो मार्जिनल कॉस्ट से होगा एंड सप्लाइंग डिवीजन की बुक्स में जो भी रिकॉर्डिंग होगा ही विल ऐड नॉर्मल मार्जिन एंड शोज रीजनेबल रेवेन्यू। इसको मैं बोल रहा हूँ कि तुझे कुछ मार्जिन ऐड करना है तो मार्जिन भी ऐड कर ले और अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स में ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड कर, यानी कि देयर विल बी टू रेट्स, इसकी बुक में अलग ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड होगी और इसकी बुक के अंदर अलग ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड होगी। इसके एडवांटेज क्या हुए, प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस, अगर इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं सेटिस्फाई कर देता हूं और इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं सेटिस्फाई कर देता हूं, यानी कि दोनों डिवीजन के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करूंगा तो दोनों डिवीजन कंपनी के बारे में अच्छा सोचेंगे, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन बी क्या सोचेगा कि मुझे बाहर से गुड्स परचेस नहीं करने, मैं डिवीजन ए के पास से गुड्स परचेस करता हूं,
तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। डिवीजन ए का कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? रिकॉर्ड्स मे गेट कॉम्प्लिकेटेड। इसकी बुक में अलग रेट होगा और इसकी बुक में भी अलग रेट होगा, तो रिकॉर्ड्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज होना है। डिविजनल प्रॉफिट्स आर आर्टिफिशियल। एक्चुअल प्रॉफिट किसी को भी नहीं हुआ, इसको भी आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखेगा और इसको भी आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखेगा। हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ही कोई अलग हो, इसकी बुक में आर्टिफिशियल प्रॉफिट है और इसकी बुक में आर्टिफिशियल प्रॉफिट है। दोनों डिवीजन को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका प्रॉफिट भी आर्टिफिशियल है और इसका प्रॉफिट भी आर्टिफिशियल है। तो ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या होगा? देयर विल बी टू रेट्स, देयर विल बी ड्यूअल रेट। सप्लाइंग डिवीजन का अलग रेट होगा एंड परचेसिंग डिवीजन का एक अलग रेट होगा। नेक्स्ट प्रपोजल टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस। इसके नाम में ही लिखा है ट्रांसफर प्राइस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट एंड एक होगा फिक्स कॉस्ट। देयर विल बी वन रेट और इसके अंदर देयर विल बी टू रेट्स। एक एग्जांपल दिया है, डिवीजन ए इज अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू डिवीजन बी एंड डिवीजन सी। डिवीजन ए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, बी एंड सी को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिवीजन ए इनकर्स 10 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट पर एनम प्लस 750 वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रेनिंग। ये डिवीजन ए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसको 10 लाख रुपए का एनुअल खर्चा लगता है फिक्स्ड एक्सपेंस, और जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा पर ट्रेनिंग 750 के हिसाब से उसको खर्चा इनकर करना होगा। तो ट्रांसफर प्राइस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन और एक होगा फिक्स कॉस्ट का पोर्शन। ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? 750 का वेरिएबल कॉस्ट होगा और 10 लाख रुपए में से लमसम पोर्शन होगा। ट्रांसफर प्राइस विल बी मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम आउट ऑफ फिक्स कॉस्ट, यानी कि 750 होगा, यानी कि जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं पर ट्रेनिंग 750 के हिसाब से मैं ट्रांसफर प्राइस चार्ज करूंगा, प्लस 10 लाख रुपए में से मैं कुछ पोर्शन आपके पास से चार्ज करूंगा, कुछ लमसम पोर्शन चार्ज करूंगा। हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो डिवीजन ए जो ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेगा उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। वेरिएबल कॉस्ट को अलग से चार्ज करेगा एंड फिक्स कॉस्ट को अलग से चार्ज करेगा। वेरिएबल कॉस्ट को एक्चुअल बेसिस पे करेगा एंड फिक्स कॉस्ट को लमसम अमाउंट में चार्ज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट। पॉइंट नंबर 1, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइस, देयर विल बी टू रेट्स, दोनों की बुक्स में अलग अलग रेट होगा। एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस को मैं टोटल दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। वापस से बोल रहा हूँ, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने अभी तक जो डिस्कस किया, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, वो सब मोह माया है। आप वो चक्कर में मत पड़ो। आप क्या करो कि सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेजिंग डिवीजन को एक रूम में बंद करो एंड वो दोनों को डिसाइड करने दो कि ट्रांसफर प्राइस क्या रखनी है। जिसका नेगोशिएशन पावर ज्यादा होगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसका नेगोशिएशन पावर कम होगा उसको कम बेनिफिट मिलेगा। इतना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या होगा? सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेजिंग डिवीजन एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझने की ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देखो एक चीज समझना। फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइंग डिवीजन, आप रिसीविंग डिवीजन, मैं आपको कोई गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा हूं और हम दोनों अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में कोई मिनिमम प्राइस तो होगी कि इससे कम तो मैं नहीं आ सकता, मिनिमम इतनी प्राइस तो मैं चार्ज करूंगा। तो सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनिमम प्राइस होगी। एंड अगर आप रिसीविंग डिवीजन है, नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपने आपके दिमाग के अंदर कोई प्राइस सोची होगी कि मैक्सिमम मैं यहाँ तक एग्री करूंगा, इससे ज्यादा मैं इसको नहीं दे सकता। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम प्राइस होगी एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम प्राइस होगी। मैं कौन हूँ? सप्लाइंग डिवीजन एंड आप कौन है? रिसीविंग डिवीजन। अभी सबसे पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम आप मुझे कितना पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो गुड्स एंड सर्विसेज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, वही गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज आप बाजार में से परचेस कर सकते हैं। अगर आपने बाजार में से परचेस किया तो फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा 45 रुपीज में। फॉर अभी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं प्रोडक्ट ए। आपको मेरे पास से प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट है एंड ये प्रोडक्ट आपको बाजार में से भी मिल सकता है। अगर आपने बाजार में से परचेस किया आपको 45 रुपीज में मिल सकता है। तो कहना है इसे मैक्सिमम आप 45 का पेमेंट करेंगे, 45 से ज्यादा का पेमेंट मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 45 से ज्यादा का पेमेंट किया आप नुकसानी में जाएंगे, क्योंकि बाजार में से ऑलरेडी आपको 45 रुपीज में मिल रहा है। तो आप मुझे 45 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेंगे।
मैं एक और डेटा आपको प्रोवाइड करता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपने बाजार में से परचेज किया तो आपको 45 रुपीज का मिलेगा। एडिशनली इसके ऊपर आपको 1 रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करना होगा, यानी कि अगर आपने बाजार में से परचेज किया तो आपको टोटल 46 का मिलेगा। तो कहना इसे इतना डेटा देख के मैं बोल सकता हूँ कि आप मुझे 46 से ज्यादा का पेमेंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बाजार में आपको 46 में मिल रहा है। तो अगर आपने 46 से ज्यादा का पेमेंट किया तो आप नुकसानी में जाएंगे, ऑलरेडी आप 46 में परचेज कर सकते हैं। इसी एग्जांपल में एक और डेटा प्रोवाइड करता हूं। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट आप मेरे पास परचेस करने के बाद यही प्रोडक्ट आप सेलिंग करेंगे, और अभी के लिए मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट आप 63 में सेल करेंगे। एडिशनली मेरे पास से ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर और खर्चा करना होगा। अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आप 20 रुपए का खर्चा इनकर करेंगे। तो कहना इसे अगर आपको लॉस मेकिंग नहीं बनना, वापस ये डेटा समझा देता हूँ। मेरे पास से प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वो प्रोडक्ट के ऊपर आप 20 रुपए का खर्चा करेंगे, एंड 20 रुपए का खर्चा करने के बाद यही प्रोडक्ट आप 63 में बाजार में बेचने वाले हैं। तो कहने से अगर आपको लॉस मेकिंग नहीं बनना तो आप मुझे मैक्सिमम कितने का पेमेंट करेंगे? कहने से 43 का पेमेंट करेंगे, क्योंकि आप मुझे 43 का पेमेंट करेंगे, एडिशनली इसके ऊपर 20 रुपए का खर्चा करेंगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 63। जितनी आपकी टोटल कॉस्ट होगी वही आपकी सेलिंग प्राइस है। अगर आप मुझे 43 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट 63 से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। तो अगर आपको लॉस मेकिंग नहीं बनना, वापस बोल रहा हूं, अगर आपको लॉस मेकिंग नहीं बनना तो आप मुझे मैक्सिमम कितना पेमेंट करेंगे? कहना से 43 का पेमेंट करेंगे। 43 से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। कैसे लॉस मेकिंग होंगे? 43 से ज्यादा का पेमेंट किया, इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट 63 से ज्यादा हो जाएगी, एंड इसका मतलब आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। तो इतना डेटा देख के कहने से मैं बोल सकता हूं कि आप मुझे 43 से ज्यादा का पेमेंट तो नहीं करेंगे। बस, तो ये पॉइंट नंबर ए को प्यार से कहा जाता है एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस। एंड ये पॉइंट नंबर बी को प्यार से कहा जाता है नेट मार्जिनल रेवेन्यू। नेट मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है वो पॉइंट जिससे ज्यादा का पेमेंट अगर आपने किया तो आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। हमारे एग्जांपल में अगर आपने 43 से ज्यादा का पेमेंट किया तो आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। तो 43 को मैं प्यार से क्या कहूंगा? नेट मार्जिनल रेवेन्यू। तो इतने डेटा को मैं अगर कंक्लूड करूं तो कहने से मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम आप कितना पेमेंट करेंगे? एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू व्हिचएवर इज लेस। बाजार में से जो मिल रहा है उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं करेंगे, एंड लॉस मेकिंग भी नहीं बनेंगे, यानी कि एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू व्हिचएवर इज लेस, इतना मैक्सिमम पेमेंट आप करेंगे। नेट मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल एक्सपेंस दैट यू विल इनकर ओवर एंड अबाउट ट्रांसफर प्राइस, यानी कि 63 माइनस 20, ये बनेगा नेट मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। अगर इतना क्लियर है तो मैक्सिमम आप पेमेंट कितना करेंगे, यानी कि मैक्सिमम परचेजिंग डिवीजन कितना पेमेंट करेगा, ये कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए ट्रांसफर्स रॉ मटेरियल ए टू डिवीजन बी। डिवीजन ए में से कुछ रॉ मटेरियल में ट्रांसफर करूंगा डिवीजन बी में। डिवीजन बी can purchase raw material A from outside market at 45 and it has to incur 1 rupee inspection cost. डिवीजन बी बाजार में से 45 में परचेस कर सकता है, एंड 1 रुपए का और खर्चा करना होगा, यानी कि अगर डिवीजन बी बाजार में से परचेस करेगा तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 46। कुछ और डेटा है। डिवीजन बी की फाइनल सेलिंग प्राइस 63 है, एंड डिवीजन बी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेगा 20 रुपीज का अदर देन परचेस फ्रॉम ए, यानी कि परचेस फ्रॉम ए जो होगा वो तो होगा ही, इसके अलावा 20 रुपए का खर्चा करेगा। तो कहने से इतने डेटा को देख के हमें कंक्लूड करना हो डिवीजन बी को अगर लॉस मेकिंग नहीं बनना तो डिवीजन बी मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा? 43 का। क्योंकि 43 का पेमेंट करेगा, 20 रुपए का और एक्सपेंस इनकर करेगा तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 63, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 63। अगर 43 से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट 63 से ज्यादा हो जाएगी और डिवीजन बी लॉस मेकिंग हो जाएगा। पर अगर डिवीजन बी को लॉस मेकिंग नहीं बनना तो डिवीजन बी 43 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा? इट विल बी लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू। नेट मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? फाइनल सेलिंग प्राइस minus additional cost that purchasing division will incur in addition to transfer price. फाइनल सेलिंग प्राइस हमारे एग्जांपल में है 63, एडिशनल एक्सपेंस इनकर कर रहा है 20, यानी कि 43 क्या बनेगा? नेट मार्जिनल रेवेन्यू।
In given example, maximum that can be paid by purchasing division will be lower of external buying price which is 46 और net marginal revenue lower of 46 and 43 यानी कि 43 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। 46 क्या है? एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, अगर बाजार में से परचेस किया तो 46 में मिलेगा। 43 क्या है? नेट मार्जिनल रेवेन्यू। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ, इफ डिवीजन गिव्स मोर देन 43 टोटल कॉस्ट विल बी मोर देन 63 विच इज मोर देन एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, यानी कि डिवीजन भी लॉस मेकिंग हो जाएगा। इसके अंदर एक और एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है। अभी लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या देखा कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस कर रहा है तो उसको मिल रहा है 45 रुपीज में, उसके ऊपर 1 रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करेगा, यानी कि अगर बाहर से परचेस करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 46। तो हमने ये अजम्पशन लिया था कि डिवीजन बी अगर डिवीजन ए के पास से परचेस करेगा तो 1 भी रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर नहीं करना होगा, और ये अजम्पशन लेके हमने ये कंक्लूड किया कि डिवीजन बी डिवीजन ए को मैक्सिमम 46 का पेमेंट कर सकता है। अभी मैं इसके अंदर एक डेटा दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल डिवीजन बी ने, यानी कि आपने मेरे पास से अगर परचेस किया तो आपको 4 रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करना होगा। तो कहने से इस केस में आप मुझे 42 से ज्यादा का पेमेंट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 42 का पेमेंट करेंगे उसके ऊपर 4 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करनी होगी, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 46। तो उस केस में आप कभी भी 42 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 42 से ज्यादा का पेमेंट किया आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 46 से ज्यादा, और वैसे भी आपको बाजार में 46 में तो मिल रहा है, तो 46 से ज्यादा का पेमेंट मुझे क्यों करेंगे? वापस से बोल रहा हूँ, आप मुझे 42 से ज्यादा का पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 42 से ज्यादा का पेमेंट किया आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 46 से ज्यादा, एंड जब भी आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 46 से ज्यादा आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में आपको कितने का मिल रहा है? 46 का। सेम चीज यहाँ पे लिखी है। Suppose if division B has to incur modification cost of 4 rupees if purchased from division A, तो division A maximum कितना पेमेंट करेगा? सॉरी, division B maximum कितना पेमेंट करेगा? लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू। नेट मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारा 43 का 43 है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस का डेटा हमने चेंज किया। तो 46 माइनस 4 यानी कि 42 और 43 लोअर ऑफ 42 और 43 यानी कि 42 का पेमेंट करेगा। अगर 42 का पेमेंट करेगा उसके ऊपर 4 रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करेगा तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 46, एंड 42 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इफ ही गिव्स मोर देन 42 टोटल ट्रांसफर प्राइस आफ्टर एडिंग मॉडिफिकेशन कॉस्ट विल बी मोर देन 46। अगर 42 से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो टोटल 46 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मोर देन एक्सटर्नल परचेस प्राइस। इससे अच्छा तो बाजार में से परचेस करना ही बेनिफिशियल है। तो ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मैक्सिमम परचेसिंग डिवीजन कितना पे करेगा, यानी कि आप परचेसिंग डिवीजन है, मैक्सिमम आप कितना पे करेंगे, इसका डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम ये देखते हैं कि सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम पेमेंट कितना होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस ऑलवेज परचेसिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपने दिमाग के अंदर कोई फिगर सोच के रखा होगा कि मैक्सिमम में इतना पेमेंट करूंगा, इससे ज्यादा का पेमेंट नहीं करूंगा, जब भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं उस टाइम। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, यानी कि सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि मिनिमम ये प्रोडक्ट के मुझे इतने पैसे तो चाहिए, इससे कम में मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मिनिमम इतने पैसे तो मैं चार्ज करूंगा। तो नेगोशिएशन करते टाइम मैंने कोई मिनिमम प्राइस सोच के रखी होगी और आपने कोई मैक्सिमम प्राइस सोच के रखी होगी। तो मैक्सिमम प्राइस का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम प्राइस फ्रॉम सप्लाइंग डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ डेटा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई रॉ मटेरियल ए सप्लाई कर रहा हूं और अभी के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल ए की मिनिमम प्राइस मैंने कितनी सोच के रखी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल ए आपको प्रोवाइड करने के लिए मुझे 28 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करना होगा। तो सिर्फ इतना डेटा देख के कहना इसे मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी हालत में मैं 28 से कम तो प्राइस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट कितनी है? 28। मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी ट्रांसफर करता हूँ तो मिनिमम मुझे 28 तो चाहिए, कोई भी हालत में मैं 28 से कम तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 28 से कम एक्सेप्ट किया तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? 28 रुपीज। तो कोई भी हालत में मैं 28 से कम तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेकेंडली मैं आपको एक और डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रॉ मटेरियल ए मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता हूँ, और ये रॉ मटेरियल ए अगर मैंने एक्सटर्नल मार्केट में सेल किया तो मुझे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी मिल सकता है। तो कहने से मैं मेरा नुकसान तो कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये रॉ मटेरियल ए
आपको मेरे पास से चाहिए तो मैं मिनिमम 38 रुपीज तो चार्ज करूंगा ही करूंगा, इससे कम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो रॉ मटेरियल ए बनाने का मेरा खर्चा है 28, तो डेफिनेटली ये 28 तो मैं आपके पास से चार्ज करूंगा। एडिशनली अगर ये रॉ मटेरियल ए आपको नहीं बेच के, ये रॉ मटेरियल ए मैंने अगर एक्सटर्नल मार्केट में सेल किया होता तो एक्सटर्नल मार्केट में से मैं टोटल 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता था। तो 28 रुपीज जो मेरा बनाने का खर्चा है, 10 रुपए जो आपको बेचने की वजह से मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो भी मेरा खर्चा है, तो मिनिमम मैं आपके पास से कितना चार्ज करूंगा, 38 रुपीज चार्ज करूंगा। 38 से कम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए तो मिनिमम मैं 38 रुपीज तो चार्ज करूंगा, मैं मेरा नुकसान नहीं होने दे सकता। 28 रुपए बनाने का खर्चा है एंड 10 रुपए मैं कमा सकता था पर नहीं कमा सकता, यानी कि टोटल 38 रुपीज का खर्चा है। 38 से 1 रुपए कम में दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, 38 से कम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका फॉर्मूला डेवलप करना होगा तो कहना से इसको मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, और कहना से मैं इसको बोल सकता हूँ अपॉर्चुनिटी लॉस। तो सप्लाइंग डिवीजन मिनिमम कितना चार्ज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस जितना सप्लाइंग डिवीजन चार्ज करेगा। सेम चीज एग्जांपल के अंदर देखते हैं, ध्यान से देखना। डिवीजन ए है, डिवीजन ए की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की एंड एक्सटर्नल डिमांड भी 1 लाख यूनिट की है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए इज 30 रुपीज, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस ऑफ डिवीजन ए इज 40 रुपीज, यानी कि डिवीजन ए का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 10 रुपए। 10 रुपए कहां से आया, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि डिवीजन ए 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है। डिवीजन ए जैसे ही कोई भी यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा, डिवीजन ए को पर यूनिट 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर लिखी है। इफ डिवीजन ए ट्रांसफर्स मटेरियल टू डिवीजन बी, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को मटेरियल ट्रांसफर करता है तो इट कैन सेव वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 2 रुपए, कॉस्ट ऑफ ए व्हेन इट सप्लाइज टू डिवीजन बी 28 रुपीस। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को सप्लाई करता है तो 30 रुपीस का एक्सपेंस नहीं होगा, इसमें से 2 रुपए सेव हो जाएंगे, यानी कि डिवीजन ए जब भी कोई यूनिट्स डिवीजन बी को सप्लाई करता है तो डिवीजन ए को टोटल 28 रुपीस का एक्सपेंस इनकर करना होगा। तो कहने से डिवीजन ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 28 एंड डिवीजन ए एक्सटर्नल मार्केट में से कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रहा है 10 रुपीस। अभी हम यहाँ पे देखते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट सप्लाइंग डिवीजन कैन एक्सेप्ट, इससे कम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मिनिमम इतने तो एक्सेप्ट करेंगे। एडिशनल आउटले कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर करने की वजह से कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, ध्यान से देखना। डिवीजन बी के केस में टोटल कैपेसिटी 30,000 एंड एक्सटर्नल डिमांड 40,000, तो डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। तो कहना से डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 28 रुपीस, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को सप्लाई करता है। एंड सेकेंड थिंग, डिवीजन ए प्रेजेंटली 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है। एक चीज एकदम ध्यान से देखना, डिवीजन ए की प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, और डिवीजन ए की एक्सटर्नल डिमांड भी 1 लाख यूनिट है, यानी कि 1 लाख यूनिट जितनी कैपेसिटी है वो सारी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। 1 लाख यूनिट डिवीजन ए प्रोड्यूस करता है, 1 लाख यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर दे रहा है, यानी कि प्रेजेंटली डिवीजन ए के पास कोई भी कैपेसिटी आइडल नहीं है। अभी डिवीजन बी का देखते हैं, डिवीजन बी की कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स की है एंड एक्सटर्नल डिमांड 40,000 यूनिट्स की है, यानी कि डिवीजन बी टोटल 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि डिवीजन ए डिवीजन बी को कुछ यूनिट्स ट्रांसफर करेगा, कितने यूनिट्स ट्रांसफर करेगा, टोटल 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर करेगा। जब भी डिवीजन ए डिवीजन बी को कुछ यूनिट्स ट्रांसफर करेगा तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिवीजन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होगी वो हम देख रहे हैं। डिवीजन बी को टोटल 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखना। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का क्या फॉर्मूला बनेगा, हमने अभी डिस्कस किया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस, एडिशनल आउटले कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस। हमारे एग्जांपल में कहना है से डिवीजन ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 28, अगर डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन ए को कितने यूनिट्स का एक्सटर्नल डिमांड रोकना होगा। देखो ध्यान से देखना, डिवीजन ए के पास कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगा एंड वही 1 लाख यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर देगा। तो अगर डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपलसरी डिवीजन ए को 30,000 यूनिट्स का एक्सटर्नल डिमांड रोकना होगा। 30,000 यूनिट्स एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं कर सकते। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है,
1 लाख यूनिट में एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर रहा हूँ और 1 लाख यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फ्यूचर सिचुएशन क्या होगी, 1 लाख यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, उसमें से 70,000 यूनिट्स में एक्सटर्नल मार्केट में सेल करूंगा एंड 30,000 यूनिट्स में डिवीजन बी को प्रोवाइड कर दूंगा। एक लाइन में बोलूं तो डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए मुझे 30,000 यूनिट्स की एक्सटर्नल डिमांड रोकनी होगी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा, 30,000 यूनिट्स की एक्सटर्नल डिमांड रोकनी होगी इंटू 10, 10 रुपए का पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन कमा सकता था, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस मुझे कितना हुआ, 3 लाख रुपए का। और डिवीजन बी को मैं यूनिट्स कितने ट्रांसफर कर रहा हूँ, 30,000 यूनिट्स, यानी कि पर यूनिट में 10 रुपए डिवीजन बी के पास से एक्सेप्ट करूंगा, रिकवर करूंगा, यानी कि 28 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10 रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी कि 38 रुपीज मिनिमम में चार्ज करूंगा डिवीजन बी के पास से। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हैं। व्हाट इफ एक्सटर्नल डिमांड ऑफ डिवीजन ए इज 60,000 यूनिट्स। डिवीजन ए टोटल 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, उसमें से एक्सटर्नल डिमांड सिर्फ 60,000 यूनिट्स की है। तो कहने से डिवीजन बी को जो टोटल 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, वो 30,000 यूनिट्स डिवीजन बी को सप्लाई करने के लिए डिवीजन ए को कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं करना होगा, क्योंकि टोटल 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, उसमें से डिमांड सिर्फ 60,000 यूनिट्स की है, यानी कि 40,000 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी है। एंड डिवीजन बी को टोटल 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट ये 40,000 की स्पेयर कैपेसिटी में से कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि डिवीजन ए को एक भी रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा। तो उस केस में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, एडिशनल आउटलेट कॉस्ट जो भी होगा 28 एंड अपॉर्चुनिटी लॉस कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0। तो 28 प्लस 0 यानी कि 28 की मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी। What if external demand of A is 85,000 units? टोटल डिवीजन ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट की, एंड एक्सटर्नल डिमांड अगर सिर्फ 85,000 यूनिट्स की है, 1 लाख में से 85,000 की एक्सटर्नल डिमांड है और 15,000 की स्पेयर कैपेसिटी है। डिवीजन बी को टोटल 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट को मैं बाइफरकेट कैसे करूंगा, 15,000 यूनिट्स मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है एंड बाकी के 15,000 यूनिट्स अगर मुझे प्रोवाइड करने होंगे डिवीजन बी को, तो बाकी के 15,000 यूनिट्स के ऊपर मुझे 10 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन लॉस करना होगा। तो मेरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या बनेगी, एडिशनल आउटलेट कॉस्ट वो तो मुझे पता है कि 28 है, कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा, 15,000 यूनिट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि टोटल 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। और मेरे टोटल यूनिट्स कितने हैं, 30,000, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 यानी कि 5 रुपए पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन लॉस के नाम पे लूंगा। तो एडिशनल आउटलेट कॉस्ट 28 हुआ, 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस यानी कि 33 रुपीज मेरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बनेगी। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एक बार निकाल देता हूं। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फाइनल फॉर्मूला बनेगा एडिशनल आउटलेट कॉस्ट पर यूनिट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, एंड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस, जो हमने एग्जांपल नंबर 2 के अंदर देखा 15,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लॉस था, 15,000 इंटू 10। ये एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि एक भी यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं था, और ये एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि टोटल 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था, 30,000 इंटू 10। तो सबसे पहले आपको टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ वो देखना है, डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, तो आपको पता चलेगा कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लॉस के नाम पे आप कितना चार्ज करेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा एडिशनल आउटलेट कॉस्ट पर यूनिट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर, और अपॉर्चुनिटी लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। तो यहां तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसको मैं समराइज कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगी परचेजिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि आपको नेगोशिएशन रेंज कैलकुलेट करनी है, यानी कि मिनिमम क्या होगा एंड मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगी परचेजिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने देखा मैक्सिमम कितना होगा, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू। नेट मार्जिनल रेवेन्यू हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, अगर हम नेट मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हो सकता है परचेजिंग डिवीजन लॉस मेकिंग हो जाए। परचेजिंग डिवीजन को लॉस मेकिंग नहीं बनाना, इसके बेसिस पे हम नेट मार्जिनल रेवेन्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कितना आंसर होगा, लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस एंड नेट मार्जिनल रेवेन्यू, ये मैक्सिमम पेमेंट होगा। एंड मिनिमम पेमेंट कितना होगा, एडिशनल आउटलेट कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस। तो यहाँ पे ब्रॉडली मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के साथ अभी हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट मर्ज कर रहे हैं।
डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मैंने आपको डिसीजन मेकिंग चैप्टर में भी बताया था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे तो काम आएंगे बल्कि पूरे एससीएमपी में काम आएंगे। चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट, वहां पे भी हमने डिसीजन मेकिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट लिंक किए थे। और यहाँ पे भी मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट मर्ज कर रहे हैं। पूरे एससीएमपी में डिसीजन मेकिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे। तो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी आपकी कंपनी के अंदर कोई लिमिटिंग फैक्टर है, तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर है उस टाइम पे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे बल्कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड नहीं है, जब भी कोई रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो रिसोर्सेज आपका लिमिटिंग फैक्टर बनता है। एंड जब भी कोई रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है एंड वो लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है, उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा बल्कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर के बारे में अभी मैंने जितना भी बोला वो आपको याद नहीं है तो कंपलसरी आपको डिसीजन मेकिंग चैप्टर रिवाइज करना होगा। अगर इतना जो मैंने अभी बोला वो याद नहीं है तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास है। डिवीजन ए सेल्स 3 प्रोडक्ट्स, डेटा इज एज अंडर। डिवीजन ए टोटल 3 प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल 8000। कहना इसे डिवीजन ए के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और वो लिमिटेड रिसोर्स क्या है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स उसके पास अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ 8000 लेबर आवर्स अवेलेबल है। तो कहने से मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का डेटा दिया है एंड जब भी क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का डेटा दिया होगा हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कंसीडर करके डिसीजन नहीं लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करके डिसीजन लेंगे। वापस से बोल रहा हूं, जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर होता है हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं देखते, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं। और इस केस में हमारा लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर्स, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ये कैलकुलेट करके हम डिसीजन लेंगे। डिवीजन ए हैज टू ट्रांसफर 300 यूनिट्स ऑफ वाई टू डिवीजन बी। टोटल 2 डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए टोटल 3 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई चाहिए। डिवीजन ए टोटल 3 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्स, वाई एंड जेड। उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। डिवीजन प्रोडक्ट एक्स की एक्सटर्नल डिमांड 800 यूनिट्स की है, प्रोडक्ट वाई की एक्सटर्नल डिमांड 500 यूनिट्स की है एंड प्रोडक्ट जेड की एक्सटर्नल डिमांड 300 यूनिट्स की है। प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन 63, प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन 68 एंड प्रोडक्ट जेड का कंट्रीब्यूशन 52। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर है तो कभी भी हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। एक चीज ध्यान से समझना, डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट वाई की रिक्वायरमेंट किसको है, डिवीजन बी को। तो प्रोडक्ट वाई की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बारे में बाद में सोचेंगे, यानी कि डिवीजन बी को कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है, आपको कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है। पर अभी के लिए मुझे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि डिवीजन ए का आइडियली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट मैं बाद में फुलफिल कर दूंगा, पर अगर डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो डिवीजन ए का आइडियल परफॉर्मेंस क्या होता, डिवीजन ए का आइडियल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता। इसका मतलब कितने यूनिट्स डिवीजन ए प्रोडक्ट एक्स के प्रोड्यूस करता, कितने यूनिट्स प्रोडक्ट वाई के प्रोड्यूस करता है, कितने यूनिट्स प्रोडक्ट जेड के प्रोड्यूस करता। इन अदर वर्ड्स डिवीजन ए के लिए कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, कौन सा प्रोडक्ट सेकंड प्रायोरिटी पे होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट थर्ड प्रायोरिटी पे होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर आवर्स लगती है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर में कैलकुलेट करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 63। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मेरा हुआ 10.50। प्रोडक्ट एक्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मेरा हुआ 10.50। प्रोडक्ट वाई के लिए कंट्रीब्यूशन पर आवर मेरा हुआ 8.50 एंड प्रोडक्ट जेड के लिए कंट्रीब्यूशन पर आवर मेरा हुआ 13। तो कहने से प्रोडक्ट जेड का कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे ज्यादा है तो उसको मैं रैंकिंग दूंगा रैंकिंग 1, इसको मैं दूंगा रैंकिंग 2 एंड इसको मैं दूंगा रैंकिंग 3। रैंकिंग देने का मतलब क्या हुआ,
प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्शन के लिए सेकंड प्रायोरिटी मेरी होगी प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्शन के लिए थर्ड प्रायोरिटी मेरी होगी प्रोडक्ट वाई। यानी कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट जेड का प्रोडक्शन करूंगा, उसके बाद टाइम बचा तो प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन करूंगा एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं प्रोडक्ट वाई का प्रोडक्शन करूंगा। आराम से समझते हैं। सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट जेड। देखो अभी हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई चाहिए, ये मेरे दिमाग में है। डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई चाहिए, वो मेरे दिमाग में है। पर अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है, डिवीजन ए का आइडियल परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, डिवीजन ए का आइडियल प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, प्रोडक्ट जेड एंड प्रोडक्ट जेड की मैक्सिमम डिमांड 300 यूनिट्स की है। तो सबसे पहले मैं 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड प्रोड्यूस करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट जेड का रैंकिंग 1 है। ये 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए पर आवर मुझे टाइम लगता है 4 आवर्स, यानी कि 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1200 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो प्रोडक्ट जेड का मैन्युफैक्चरिंग मैंने कर दिया। मेरी सेकंड प्रायोरिटी है प्रोडक्ट एक्स, तो अभी मैं प्रोडक्ट एक्स का मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। प्रोडक्ट एक्स की एक्सटर्नल डिमांड कितनी है, 800 यूनिट्स की। 800 यूनिट्स की एक्सटर्नल डिमांड फुलफिल करने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा, कहना इसे 800 इंटू 6। एक यूनिट प्रोडक्ट एक्स का बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगते हैं, मुझे 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कहना इसे 800 इंटू 6। तो 800 यूनिट्स का मैं प्रोडक्शन करूंगा। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट जेड का प्रोडक्शन किया, उसके 300 यूनिट्स बना दिए। उसके बाद मैं प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन करूंगा। प्रोडक्ट एक्स की डिमांड कितनी है, 800 यूनिट्स की, और 800 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा, कहना इसे 800 इंटू 6 यानी कि 4800। तो मुझे अभी तक कितना टाइम लगा है, प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए 1200 आवर्स का टाइम लगा है एंड प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए मुझे 4800 आवर्स का टाइम लगा है, यानी कि टोटल अभी तक मुझे 6000 आवर्स का टाइम लगा है। मेरे पास टोटल लेबर आवर्स कितनी अवेलेबल है, 8000। 8000 लेबर आवर्स में से 6000 लेबर आवर्स मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज करके रखी है। अभी मेरे पास 2000 रिमेनिंग आवर्स है, यहाँ पे लिखा है बैलेंसिंग फिगर। मेरे पास टोटल 2000 आवर्स लिमिटेड है और मेरी थर्ड प्रायोरिटी, मेरी लास्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्ट वाई। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि 2000 आवर्स अवेलेबल है, उसमें से प्रोडक्ट वाई के मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 8 घंटे लगते हैं, यानी कि 2000 आवर्स के अंदर मुझे 250 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी थी प्रोडक्ट जेड, सेकेंड प्रायोरिटी मेरी थी प्रोडक्ट एक्स एंड थर्ड प्रायोरिटी मेरी थी प्रोडक्ट वाई। जेड के 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, एक्स के 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया एंड वाई के 250 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, अभी तक हमने ये देखा कि डिवीजन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन ए के पास लेबर आवर्स अनलिमिटेड नहीं है, डिवीजन ए के पास लेबर आवर्स एकदम लिमिटेड है, सिर्फ 8000 लेबर आवर्स अवेलेबल है डिवीजन ए के पास। तो हमने सिर्फ डिवीजन ए के लिए अभी प्लानिंग किया है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोडक्शन प्लान बनाने की जरूरत क्या थी, डिवीजन ए के लिए प्रोडक्शन प्लान बनाने की जरूरत क्या थी। तो ध्यान से देखना, डिवीजन ए के लिए प्रोडक्शन प्लान बनाने की जरूरत इसलिए थी कि अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए, डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। तो 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोवाइड करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा। डिवीजन ए सोच रहा है कि डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक्सटर्नल मार्केट में कुछ सेलिंग रोकना होगा। तो कौन से प्रोडक्ट का सेलिंग सबसे पहले रोकना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का सेलिंग बाद में रोकना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का सेलिंग सबसे एंड में रोकना चाहिए। तो प्रोडक्ट जेड मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो प्रोडक्ट जेड का सेलिंग सबसे एंड में रोकूंगा। सेलिंग रोकने की जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकूंगा, उसके बाद सेलिंग रोकने की जरूरत हुई तो उसके बाद मैं प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकूंगा एंड अगर एंड में सेलिंग रोकने की जरूरत हुई तो मैं प्रोडक्ट जेड का सेलिंग रोकूंगा। तो डिवीजन ए के लिए ये प्रोडक्शन प्लान बनाने की जरूरत क्यों थी वो हमें क्लियर है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि एक्सटर्नल मार्केट में सबसे पहले किसका सेलिंग रोकना है, उसके बाद किसका रोकना है, उसके बाद किसका रोकना है। अभी हम ये देखते हैं कि डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है, डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है। तो डिवीजन ए क्या सोचेगा कि डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे फुलफिल करनी होगी। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर मुझे एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकूंगा, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकूंगा एंड उसके बाद अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट जेड का सेलिंग रोकूंगा। वापस से बोल रहा हूँ, डिवीजन ए अभी ये सोच रहा है कि डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है,
डिवीजन बी को टोटल 300 यूनिट्स ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिवीजन ए को कुछ एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना हुआ तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकेगा, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकेगा एंड उसके बाद जरूरत हुई तो प्रोडक्ट जेड का सेलिंग रोकेगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए, ये बात कंफर्म है। ये 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस करने के लिए डिवीजन ए को टाइम कितना लगेगा, तो कहना है पर यूनिट डिवीजन प्रोडक्ट वाई के लिए पर यूनिट 8 आवर्स का टाइम लगता है। एक यूनिट को बनाने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता है, तो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 300 इंटू 8 यानी कि 2400 आवर्स का टाइम लगेगा। मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन वाई का कितना है, देखो ये 2400 आवर्स मुझे लगेंगे, 300 यूनिट्स मुझे डिवीजन बी को प्रोवाइड करना है, तो ये 300 यूनिट्स डिवीजन बी को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकूंगा, उसके बाद प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकूंगा। तो प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकने से प्रोडक्ट वाई का एग्जिस्टिंग सेलिंग कितना है, कहना है 250 यूनिट्स। ये प्रोडक्शन शेड्यूल हमने डिटेल में डिस्कस किया। प्रोडक्ट वाई का एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कितना है 250 यूनिट्स, और मैंने ये डिसाइड किया है कि प्रोडक्ट वाई का सेलिंग सबसे पहले मैं रोकूंगा, यानी कि ये 250 यूनिट्स का सेलिंग सबसे पहले रोकूंगा। तो 250 यूनिट्स का सेलिंग रोकूंगा तो मेरे 2000 आवर्स फ्री हो जाएंगे। ये डिटेल में मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ध्यान से देखना। 300 यूनिट्स ऑफ वाई, ये रिक्वायरमेंट किसकी है, डिवीजन बी की। डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट है 300 यूनिट्स ऑफ वाई, उसके लिए मुझे 24 आवर्स का टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं सेलिंग किसका रोकूंगा, तो मैंने डिसाइड किया कि 250 यूनिट्स ऑफ वाई का सेलिंग रोकूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, 250 यूनिट्स ऑफ वाई का सेलिंग रोकूंगा, और जैसे ही मैं 250 यूनिट्स ऑफ वाई का सेलिंग रोकता हूँ मुझे 2000 आवर्स मिल जाएंगे। तो 250 यूनिट्स ऑफ वाई का रोकता हूँ तो मुझे 2000 आवर्स मिल जाएंगे। मुझे टोटल 2400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 2000 आवर्स मुझे मिलेगी प्रोडक्ट वाई में से। उसके बाद मुझे और एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा, तो अभी मैं किसका सेलिंग रोकूंगा, डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकूंगा। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोक दिया, अभी जरूरत है तो मैं प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकता हूँ। टोटल मुझे 400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 400 आवर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स ऑफ एक्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा, तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए टोटल 6 घंटे लगते हैं। यानी कि प्रोडक्ट एक्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग कितना रुकेगा, 66.67 यूनिट्स का। तो ध्यान से देखना, बॉटम लाइन इज डिवीजन बी को 300 यूनिट्स प्रोडक्ट वाई के प्रोवाइड करने के लिए मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा, 250 यूनिट्स प्रोडक्ट वाई का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा एंड 66.67 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट वाई में से मुझे 68 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एंड प्रोडक्ट एक्स में से मुझे 63 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे मुझे 68 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 63 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो अगर 300 यूनिट्स ऑफ वाई डिवीजन बी को चाहिए तो मुझे 250 यूनिट्स ऑफ वाई उसके ऊपर 68 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन लॉस होगा एंड 300 यूनिट्स अगर डिवीजन बी को चाहिए तो उसके लिए मुझे 66.67 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन लॉस करना होगा, और प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 63। तो ध्यान से देखना, ये कंट्रीब्यूशन लॉस हमने कैलकुलेट क्यों किया। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट, मेरा जितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा वो तेरे पास से लूंगा एंड मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन लॉस होगा वो भी तेरे पास से लूंगा। कंट्रीब्यूशन लॉस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। तो हमने कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा वो कैलकुलेट किया, 250 यूनिट्स ऑफ वाई इंटू 68 एंड 66.67 यूनिट्स ऑफ x इंटू 63, ये मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम ये देखते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा। तो प्रोडक्ट y के लिए कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 250 यूनिट्स इंटू 68 एंड प्रोडक्ट x के लिए कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 66.67 यूनिट्स इंटू 63। ये हमने यूनिट्स टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, इसको नंबर ऑफ आवर्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट y की टोटल 2000 आवर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है एंड प्रोडक्ट x की टोटल 400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर मेरा क्या होगा, ये हमने यूनिट्स टर्म्स में कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी यूनिट्स टर्म्स में कैलकुलेट किया। मैं इसको आवर्स टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2000 आवर्स का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ और यहाँ पे 4000 आवर्स का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, और कंट्रीब्यूशन पर आवर मेरा क्या था। तो आवर्स का कैलकुलेशन भी यहाँ पे मैंने किया है। अगर आपको आवर्स का कैलकुलेशन करना है तो वैसे कर सकते हैं, एंड यूनिट्स टर्म्स में कैलकुलेशन करना है तो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो टोटल यहाँ पे 17,000 प्रोडक्ट Y का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा और यहाँ पे 4200 प्रोडक्ट X का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो 17,000 प्रोडक्ट Y का एंड 4200 प्रोडक्ट X का होगा। टोटल डिवीजन B को 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। टोटल मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस इतना होगा।
यूनिट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसफर कितने हैं 300, यानी कि मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस पर यूनिट क्या होगा 70.66। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस, वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो तो मुझे पता है, डिवीजन बी को प्रोडक्ट वाई की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट वाई डिवीजन बी को प्रोवाइड करने के लिए मुझे 24 रुपीज का वेरिएबल एक्सपेंस लगेगा, एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई डिवीजन बी को प्रोवाइड करने के लिए 70.66 के हिसाब से मैं कंट्रीब्यूशन लॉस चार्ज करूंगा 24 प्लस 70.66, यानी कि डिवीजन बी को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में कितनी कोट करूंगा 94.67। तो वापस से पूरे सम को मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि डिवीजन ए के लिए आइडियल प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो हमें पता चला कि सबसे पहले प्रोडक्ट जेड का प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो प्रोडक्ट एक्स का करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो प्रोडक्ट वाई का करेंगे। ये प्रोडक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करने की जरूरत इसलिए थी कि डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोवाइड करने के लिए मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग किसका रोकूंगा, तो मुझे पता चला सबसे पहले प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोकूंगा, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोकूंगा, एंड उसके बाद अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट जेड का सेलिंग रोकूंगा। ये शेड्यूल पता करने से, ये शेड्यूल प्रिपेयर करने से मुझे ये पता चला कि 300 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोवाइड करने के लिए एग्जैक्टली मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा। मुझे पता चला कि सबसे पहले 250 यूनिट्स ऑफ वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा, उसके बाद भी मुझे जरूरत है तो मुझे प्रोडक्ट एक्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा, कितने यूनिट्स का रोकना होगा 66.67 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स का भी एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा। तो प्रोडक्ट वाई में कंट्रीब्यूशन लॉस क्या हुआ वो मैंने कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट एक्स में कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो मैंने कैलकुलेट किया। मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल थी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए मैंने डिटेल में कैलकुलेशन किया, मैंने प्रायोरिटी सेट की कि सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटी लॉस किसका करूंगा, उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी लॉस किसका करूंगा, एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी लॉस किसका करूंगा। तो कंट्रीब्यूशन लॉस के अंदर डिटेल में मैंने प्रायोरिटी सेट की, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आइडियली कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन लॉस करना चाहिए। एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट का डेटा तो इजीली अवेलेबल था, कंट्रीब्यूशन लॉस के कैलकुलेशन में मुझे डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ा, एंड अल्टीमेटली मुझे पता चला कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आइडियली क्या होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया चैप्टर के इंडेक्स में एक बार आते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पेंडिंग है। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग की सारी मेथड्स हमने डिस्कस की, कौन से बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट की जाती है। इसके अंदर गोल कॉन्ग्रुएंस हमने काफी सारी जगह पे लिंक किया था। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमने ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर डिस्कस किया। बिहेवियरल कंसीक्वेंसेस क्या क्या आ सकते हैं वो देखें कि सप्लाइंग डिवीजन ऑलवेज ये टारगेट करेगा कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस रखो, परचेसिंग डिवीजन ऑलवेज ये टारगेट करेगा कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस रखो। तो ये बिहेवियरल कंसीक्वेंसेस आ सकते हैं, उसको रिजोल्व कैसे करेंगे वो देखा। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग देखा, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग देखा। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, पर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करने से पहले दो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट रहेंगे, सबसे पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। अदर मिसेलेनियस कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल। अभी हमें कंपनी के लिए सोचना है, सप्लाइंग डिवीजन के लिए नहीं सोचना, रिसीविंग डिवीजन के लिए नहीं सोचना, कंपनी एज ए होल सोचना है। और कंपनी के लिए दोनों डिवीजन एक जैसे हैं, सप्लाइंग डिवीजन भी कंपनी का पार्ट है एंड परचेजिंग डिवीजन भी कंपनी का पार्ट है। अभी हम ये सोचेंगे कि कंपनी एज ए होल क्या बेनिफिशियल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए कुछ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट डिवीजन बी को सप्लाई कर सकता है, यानी कि डिवीजन ए सप्लाइंग डिवीजन है और डिवीजन बी रिसीविंग डिवीजन है या तो परचेजिंग डिवीजन है। डिवीजन ए को एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिवीजन ए को वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है 16 रुपीज, और यही प्रोडक्ट डिवीजन ए एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है एट द रेट ऑफ 25 रुपीज। तो कहना है डिवीजन ए अगर एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा तो डिवीजन ए को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 9 रुपीज का, 25 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, और ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिवीजन ए को 16 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, यानी कि डिवीजन ए को 9 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। अभी मैं एज ए कंपनी सोच रहा हूँ, डिवीजन ए भी मेरा है और डिवीजन बी भी मेरा है, मैं अभी एज ए कंपनी इवेल्युएट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट को मुझे डिवीजन ए में से सेल कर देना चाहिए, या तो यही प्रोडक्ट मैं डिवीजन बी को ट्रांसफर करूं, डिवीजन बी इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, एंड डिवीजन बी प्रोसेसिंग करने के बाद मैं डिवीजन बी में से ये प्रोडक्ट का सेलिंग करूंगा। मुझे एज ए कंपनी क्या बेनिफिशियल है, डिवीजन ए में से सेल करना बेनिफिशियल है, या तो डिवीजन बी में भेजूंगा, डिवीजन बी प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद डिवीजन बी में से बेचूंगा, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, डिवीजन ए या तो डिवीजन बी। मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट मैंने डिवीजन बी को ट्रांसफर किया,
डिवीजन बी को ट्रांसफर करने के बाद मैं अगर 90 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करता हूं तो यही प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूं मार्केट में एट द रेट ऑफ 130 रुपीज। यानी कि डिवीजन ए में मैंने 16 रुपीज का खर्चा इनकर किया, फिर वो प्रोडक्ट मैंने डिवीजन बी को ट्रांसफर किया, डिवीजन बी ने यही प्रोडक्ट के ऊपर 90 रुपीज का खर्चा इनकर किया एंड उसके बाद डिवीजन बी ये प्रोडक्ट को 130 रुपीज में बेच सकता है। तो कहने से कंपनी एज ए होल ये प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, डिवीजन ए ने 16 रुपीज का खर्चा इनकर किया, डिवीजन बी ने 90 रुपीज का खर्चा इनकर किया, यानी कि कंपनी एज ए होल ये प्रोडक्ट के ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ 106। 106 का बाइफरकेशन क्या है, डिवीजन ए ने खर्चा इनकर किया 16 रुपीज एंड डिवीजन बी ने खर्चा इनकर किया 90 रुपीज। कंपनी एज ए होल सोचने जाऊं तो मेरी सेलिंग प्राइस इज 130 रुपीज। तो कंपनी एज ए होल सोच रहा हूँ डिवीजन ए भी मेरा ही है और डिवीजन बी भी मेरा ही है, पर मैं अभी कंपनी एज ए होल सोच रहा हूँ कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिला, तो कहने से 130 माइनस 106 यानी कि कंपनी एज ए होल में सोचने जाऊं तो मुझे 24 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। वापस से पूरे डिस्कशन को समराइज कर रहा हूँ। डिवीजन ए कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके ऊपर 16 रुपए का वेरिएबल एक्सपेंस इनकर करेगा और यही प्रोडक्ट को डिवीजन ए 25 रुपीज में बेच सकता है। और अगर डिवीजन ए ने 25 रुपीज में बेच दिया तो कंपनी एज ए होल मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। डिवीजन ए भी मेरा है, डिवीजन बी भी मेरा है, डिवीजन ए में से मैं अगर सेलिंग करता हूं तो मुझे 9 रुपए का फायदा होगा। यही प्रोडक्ट मैं डिवीजन ए में से डिवीजन बी में ट्रांसफर कर देता हूं और उसके ऊपर डिवीजन बी में 90 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करता हूं, यानी कि कंपनी एज ए होल मैंने प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया, ये 16 किया और ये 90 किया। कंपनी एज ए होल मैंने 106 का खर्चा करता हूं तो मुझे 130 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि मुझे 24 रुपीज का फायदा होगा। बॉटम लाइन इज डिवीजन ए में से मैं अगर बेचता हूं तो मुझे 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा एंड डिवीजन में से नहीं बेच के मैं डिवीजन बी को ट्रांसफर करता हूं तो मुझे 24 रुपीज का फायदा मिलेगा, यानी कि नेट अगर डिवीजन बी को मैं ट्रांसफर करता हूं मुझे एडिशनल फायदा कितना मिलेगा, कहना है 15 रुपीज 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 तो एडिशनल फायदा कितना मिलेगा 15 रुपीज। वापस से बोल रहा हूं डिवीजन ए में से मैंने सेल किया तो 9 रुपए का फायदा, डिवीजन बी में से मैंने सेल किया 24 रुपीज का फायदा, तो डिवीजन बी में ट्रांसफर करने की वजह से एडिशनल फायदा कितना हुआ 24 डिवाइड बाय 9 यानी कि 15। अगर इतना डिस्कशन क्लियर है तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम टू सेम एग्जांपल है, मेरे पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए है और डिवीजन बी है। Division A produces product A which is sold to Division B and which is also sold to external market. Presently Division A is operating at full capacity and supplying to outside market. Presently Division A outside market में सेल कर रहा है, पर ये Division A outside market में भी सेल कर सकता है और Division B को भी यूनिट्स ट्रांसफर कर सकता है। दो डिवीजन है, Division A and Division B। डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस 25 रुपीज है और डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपीज है, तो कहना इसे मैं बोल सकता हूं कि डिवीजन ए प्रेजेंटली कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है, 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन डिवीजन ए अर्न कर रहा है। डिवीजन बी का डेटा देखते हैं, सेलिंग प्राइस 130 है एंड वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपीज की है। डिवीजन बी रिक्वायर्स 5000 यूनिट्स ऑफ डिवीजन ए। डिवीजन बी बोल रहा है कि मुझे 5000 यूनिट्स प्रोवाइड कर डिवीजन ए को, तो यानी कि डिवीजन ए अगर 5000 यूनिट्स डिवीजन बी को प्रोवाइड करता है, वही 5000 यूनिट्स के ऊपर डिवीजन बी पर यूनिट 90 रुपीज के हिसाब से एक्सपेंस इनकर करेगा और डिवीजन बी 130 में बेच सकता है। डिवीजन ए कितने में बेच सकता है, डिवीजन बी कितने में बेच सकता है, मैं एज ए कंपनी इवेल्युएट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि डिवीजन ए 25 में बेच सकता है और 16 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा, तो डिवीजन ए 9 रुपए मुझे कमा के दे सकता है। अभी मैं सोच रहा हूँ डिवीजन बी मुझे कितना कमा के दे सकता है, तो मैंने सोचा कि डिवीजन बी 90 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करेगा तो 130 रुपीज कमा के दे सकता है। तो एज अ कंपनी ये प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, डिवीजन ए ने 16 का खर्चा किया एंड डिवीजन बी ने 90 का खर्चा किया, यानी कि कंपनी एज ए होल ये प्रोडक्ट के ऊपर 106 का खर्चा हुआ, तो वही हमने इवेल्युएट किया था। अगर मैं डिवीजन ए में से सेल करता हूँ तो मुझे 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अगर डिवीजन बी में से सेल कर रहा हूं तो मुझे 24 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि डिवीजन बी में ट्रांसफर करने की वजह से मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 15 रुपीज, 24 माइनस 9। इसका डिटेल में हमने डिस्कशन किया, वापस से एक बार समराइज कर रहा हूँ। डिवीजन ए में से अगर मैंने सेल किया तो मुझे 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, डिवीजन ए में से सेल ना करके वही यूनिट्स में डिवीजन बी को ट्रांसफर करता हूं, डिवीजन बी एडिशनल 90 रुपीज का एक्सपेंस इनकर कर रहा है तो डिवीजन बी 130 में सेल कर सकता है। तो यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ, डिवीजन ए कंपलसरी 16 रुपए का खर्चा करेगा, वही यूनिट्स अगर मैं डिवीजन बी को ट्रांसफर करता हूं तो डिवीजन बी एडिशनल 90 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करेगा, यानी कि टोटल खर्चा 16 प्लस 90 यानी कि 106 का हुआ। 106 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करने के बाद मैं इसको 130 में बेच सकता हूं, यानी कि अगर मैंने डिवीजन बी में से सेल किया, डिवीजन बी में प्रोसेस करने के बाद सेल किया तो नेट बेनिफिट मुझे मिलेगा 24 रुपीज का एंड डिवीजन बी में
ट्रांसफर करने की वजह से एडिशनल बेनिफिट कितना मिला 15 रुपीज। डिवीजन ए में से सेल कर रहा हूं तो 9 रुपए मिलेंगे, डिवीजन बी में से सेल कर रहा हूं तो 24 रुपीज मिलेंगे, एंड डिवीजन बी में ट्रांसफर करने की वजह से एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ, कैन आई से 15 रुपीज। पर ये कैलकुलेशन के अंदर हमने एक अजम्पशन लिया। अजम्पशन क्या लिया कि जो यूनिट्स डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा वो डिवीजन बी कहीं और से परचेज नहीं कर सकता। हमने एक अजम्पशन क्या लिया, डिवीजन ए अगर कोई यूनिट्स डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है तो डिवीजन बी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो यूनिट्स डिवीजन ए के पास से परचेज करे, डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में से परचेज नहीं कर सकता। हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी डिवीजन बी कांट परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। ये 5000 यूनिट्स जो डिवीजन ए ने डिवीजन बी को सप्लाई किए वो हमने अजम्पशन लिया कि डिवीजन बी कहीं और से परचेज नहीं कर सकता, कंपलसरी डिवीजन ए के पास से परचेज करने होंगे। अभी हम ले रहे हैं अजम्पशन नंबर 2, डिवीजन बी कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट एट 23। अगर डिवीजन बी चाहे तो यही यूनिट्स एक्सटर्नल मार्केट में से परचेज कर सकता है और एक्सटर्नल मार्केट में उसको कितने के मिलेंगे, 23 रुपीस में। तो डेफिनेटली ये यूनिट्स उसको एक्सटर्नल मार्केट में से परचेज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी एज ए होल सोच रहा हूं कि ये पेन, मान लो ये पेन प्रोडक्ट ए है, डिवीजन ए है और डिवीजन बी है, डिवीजन बी में से मैं परचेस करने जाऊं ना तो एक्सटर्नल मार्केट में ये पेन मुझे मिलेगी 23 रुपीस की, और यही पेन को डिवीजन ए 25 रुपीस में बेच रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, कंपनी एज ए होल में सोच रहा हूँ कि ये पेन डिवीजन बी के लिए मुझे परचेस करनी है। अगर मैं डिवीजन बी के लिए यही पेन एक्सटर्नल मार्केट में परचेस करने जाता हूं तो 23 रुपीस में मिल रही है, और मेरा डिवीजन ए यही पेन को 25 रुपीस में बेच रहा है। यानी कि अगर मैं कंपनी एज ए होल सोचने जाऊं तो क्लियरली मुझे 2 रुपए का फायदा है। मैं डिवीजन बी को बोलूंगा तो वहां से 23 में लेके आ, हमारे पास इतनी औकात है कि यही पेन को हम 25 में बेच सकते हैं, तो तू वहां से 23 में परचेस कर लेना, हम 25 में बेच देंगे। तो नेट मुझे कितना गेन हो जाएगा, 2 रुपए का गेन हो जाएगा, यानी कि नेट गेन मेरा कितना होगा, 2 रुपए। तो यहाँ पे दो असम्पशन थे, division B can't purchase from outside market and division B can purchase from outside market at the rate of 23 rupees। याद रखना ये पूरे कैलकुलेशन के अंदर हमने ट्रांसफर प्राइस को इग्नोर कर दिया। ये पूरे कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या लिया, डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल। वापस बोल रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइस का मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक जेब में से दूसरी जेब में पैसे डालना। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं डिसीजन इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं ट्रांसफर प्राइस को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। ट्रांसफर प्राइस की वजह से क्या होगा, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी का प्रॉफिट स्प्लिट चेंज होगा। डिवीजन ए का प्रॉफिट ज्यादा कम होगा एंड डिवीजन बी का प्रॉफिट ज्यादा कम होगा। कंपनी एज ए होल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट वन लाइन में बोलूं तो डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल, जब भी मैं कंपनी के लिए डिसीजन ले रहा हूं मैं ऑलवेज ट्रांसफर प्राइस को इग्नोर कर दूंगा। मुझे कंपनी का बेनिफिट सोचना होगा, उस टाइम पे मैं ट्रांसफर प्राइस को इग्नोर कर दूंगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट डिमांड एंड कैपेसिटी एक्सपांशन। ये टाइप के सम के अंदर क्या होगा, हमें कोई डिसीजन लेना होगा कि हमें कैपेसिटी एक्सपांड करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। कैपेसिटी एक्सपांड करने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, क्या ये कैपेसिटी को मैं इंक्रीज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और अगर कर सकता हूं तो मुझे आइडियली करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। बस यही डिसीजन लेना होता है। इसके अंदर कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, डूएस डायरेक्टेड टाइप्स होगा। क्या होगा, हमको सिर्फ ये देखना है कि कैपेसिटी एक्सपांड करने का खर्चा कितना है, कैपेसिटी एक्सपांड करने का खर्चा कितना है, एंड अगर कैपेसिटी एक्सपांड की तो वो एक्सपांशन से हमें फायदा कितना होगा, यानी कि कैपेसिटी एक्सपांड करने की वजह से बेनिफिट कितना होगा एंड कैपेसिटी एक्सपांड करने का खर्चा कितना है। अगर बेनिफिट ज्यादा है एक्सपेंस से तो डेफिनेटली हमें कैपेसिटी एक्सपांड करनी चाहिए। डिफरेंट डिमांड के अंदर भी सेम होगा, अगर डिमांड इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें कोई खर्चा करना होगा। हम सिर्फ यही देखेंगे कि डिमांड इंक्रीज करने का खर्चा कितना है एंड डिमांड इंक्रीज करने की वजह से बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर बेनिफिट ज्यादा है खर्चे से तो डेफिनेटली हमें डिमांड इंक्रीज करने की ट्राई करनी चाहिए। बस सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये दो मिसेलेनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस, जो हमने चैप्टर के कवरेज में डिस्कस किया था। अभी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। ध्यान से देखना, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अलग क्या होगा। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ एक नया एडजस्टमेंट होगा, वो है टैक्स इंपैक्ट। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसके अंदर हमने टैक्स इंपैक्ट कंसीडर नहीं की, पर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर हमें टैक्स इंपैक्ट कंसीडर करनी होगी। उसका सिंपल रीजन ये है कि सप्लाइंग डिवीजन कोई अलग कंट्री के अंदर होगा एंड परचेजिंग डिवीजन कोई अलग कंट्री के अंदर होगा।
जब भी दोनों डिवीजन अलग अलग कंट्री के अंदर है तो ये पॉसिबल है कि अलग अलग कंट्री के अंदर टैक्स रेट अलग अलग होगा। तो जब दोनों डिवीजन के लिए अलग अलग टैक्स रेट है तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर हमें टैक्स इंपैक्ट कंसीडर करनी होगी। बाकी जितना भी डिस्कशन हमने अभी तक डिस्कस किया है, जितने भी लॉजिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ इंटरनेशनल बनने से ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉजिक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? कोई डिसीजन हमने सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट किया था, कोई डिसीजन हमने परचेजिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट किया था, कोई डिसीजन हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट किया था। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो डिस्कशन एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो लॉजिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ एडिशनल एक चीज हमें कंसीडर करनी होगी कि जो भी अभी तक हमने कैलकुलेशंस किए थे उसके अंदर हमें सिर्फ टैक्स इंपैक्ट कंसीडर करनी होगी। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। मैं कोई चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट कर रहा हूँ। मेरे पास दो डिवीजन है, एक होगा डिवीजन ए और एक होगा डिवीजन बी। डिवीजन ए मेरा सप्लाइंग डिवीजन है, वो गुड्स या तो सर्विसेज सप्लाई करेगा डिवीजन बी को। डिवीजन ए एंड डिवीजन बी दोनों अलग अलग कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। तो मैं अगर कंपनी हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा कि जो कंट्री के अंदर टैक्स रेट कम है वहां पे मैं ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा, एंड जो कंपनी के अंदर ज्यादा टैक्स रेट है वहां पे मैं कम प्रॉफिट दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां पे कम टैक्स रेट होगा वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि ये दोनों डिवीजन के प्रॉफिट्स के फिगर में चेंज कैसे करूंगा? डेफिनेटली मैं अगर ट्रांसफर प्राइस में चेंज करता हूं तो दोनों डिवीजन के प्रॉफिट्स को मैं चेंज इजीली कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट मुझे ज्यादा दिखाना है तो मुझे क्या एडजस्टमेंट देना होगा? मैं ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। जितनी ज्यादा ट्रांसफर प्राइस में इंक्रीज करूंगा उतना डिवीजन ए का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट मुझे कम दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ट्रांसफर प्राइस डिक्रीज कर देनी होगी। जितनी कम ट्रांसफर प्राइस होगी सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट उतना कम दिखेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि परचेजिंग डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ट्रांसफर प्राइस कम करनी होगी। जितनी कम ट्रांसफर प्राइस करूंगा परचेजिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट उतना कम होगा एंड उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा दिखेगा। खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मुझे कम दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ट्रांसफर प्राइस ज्यादा सेट करनी होगी। जितनी ज्यादा ट्रांसफर प्राइस सेट करूंगा परचेजिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस उतना ज्यादा दिखेगा एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट उतना कम दिखेगा। तो मेरे दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी तो है कि सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो क्या करना होगा, सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट कम दिखाना है तो क्या करना होगा। सिमिलरली, परचेजिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा या तो कम दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा। इतनी क्लैरिटी तो है, इतना कॉमन सेंस तो मेरे अंदर है। तो अगर मेरे पास टैक्स रेट का डेटा अवेलेबल होगा तो मैं इजीली ट्रांसफर प्राइस को ट्विक करूंगा एंड मेरा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, डिवीजन ए है और डिवीजन बी है। डिवीजन ए के अंदर टैक्स रेट 20% है और डिवीजन बी के अंदर टैक्स रेट 30% है। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि डिवीजन ए के अंदर ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ और डिवीजन बी के अंदर कम प्रॉफिट दिखाओ। यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दिखाने से टैक्स रेट कम अप्लाई होगा और मेरा नेट टैक्स पेएबल जो भी होगा वो कम आएगा। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट कम दिखाना है। प्रॉफिट कम दिखाना है क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है और अल्टीमेटली मेरा टैक्स पेएबल कम आना चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइस पहले 9000 थी, वो 9000 को इंक्रीज करके मैंने कर दी 15000। ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज क्यों की? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कंट्री के अंदर कम टैक्स रेट है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखना चाहिए, यानी कि इस एग्जांपल में डिवीजन ए के अंदर ज्यादा प्रॉफिट दिखना चाहिए क्योंकि डिवीजन ए के अंदर टैक्स रेट कम है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। इन शॉर्ट मुझे ये करना होगा कि जो कंट्री के अंदर टैक्स रेट कम है वहां पे ज्यादा इनकम दिखाओ एंड जो कंट्री के अंदर टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे कम प्रॉफिट दिखाओ। इतना करने से मेरा नेट टैक्स पेएबल कम आ जाएगा। अभी सारा कैलकुलेशन पार्ट है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेम चीज सेकंड एग्जांपल के अंदर हमें करनी है। हमने अभी तक जितने भी लॉजिक्स, जितने भी कैलकुलेशंस अप्लाई किए हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हमने सीखे हैं वही एज इट इज अप्लाई होंगे। एडिशनली आपको टैक्स इंपैक्ट कंसीडर करनी होगी। फॉर एग्जांपल, हम सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज इवेल्युएट कर रहे हैं एंड परचेसिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो इवेल्युएशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सप्लाइंग डिवीजन के इवेल्युएशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा एंड परचेसिंग डिवीजन के इवेल्युएशन को भी दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा।
पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैं अभी तक करता आ रहा था वो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस कैलकुलेट करूंगा। एंड पार्ट नंबर 2 में टैक्स इंपैक्ट कंसीडर करूंगा पार्ट नंबर 1 की। तो पार्ट नंबर 1 तो एज इट इज है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। कंट्रीब्यूशन गेन होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, वो सब चीज पार्ट 1 के अंदर चेंज नहीं होगी। पार्ट 2 एडिशनल मुझे ऐड करना होगा कि पार्ट 1 के अंदर जो भी चीज मैंने कैलकुलेट की उसकी टैक्स इंपैक्ट का क्या। सेम चीज परचेजिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट गेन और लॉस तो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर सिर्फ टैक्स इंपैक्ट आपको कंसीडर करनी होगी। ये जो एग्जांपल नंबर 2 दिया था, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। इनलैंड टैक्स इफ सोल्ड इन चाइना इज इक्वल टू 10%। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी या तो क्या था पता नहीं, पर ये इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई थी। तो बाकी डूएस डायरेक्टेड जैसा ही है, और हमने अभी तक जो लॉजिक्स जो कैलकुलेशन डिस्कस किए वही एज इट इज है, सिर्फ एडिशनली टैक्स इंपैक्ट आपको कंसीडर करनी होगी। बाकी इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कोई भी नया नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉजिक्स चेंज नहीं होते, सिर्फ इंटरनेशनल बनने से सिर्फ टैक्स इंपैक्ट एडिशनली हमें कंसीडर करनी होगी। तो एक बार चैप्टर के इंडेक्स में आते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथड्स डिस्कस की, गोल कॉन्ग्रुएंस देखा, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखा, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस देखे, उसको रिजोल्व कैसे किया जाता है वो देखा, एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट देखा। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बाकी था, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर को लाने की जरूरत क्या है, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग। हमने पूरे चैप्टर का अभी तक जितना भी डिस्कशन किया, वो डिस्कशन को अगर ध्यान में रखते हैं तो ये चारों पॉइंट समझने में एकदम आसानी होगी। पॉइंट नंबर 1, अच्छी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग मस्ट परसीव टू बी फेयर बाय ऑल। परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए अच्छा है, सप्लाइंग डिवीजन को भी ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए फेयर है, किसी के साथ बायसनेस नहीं है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इट मस्ट बी फेयर टू ऑल डिपार्टमेंट। Point number 2, if each manager becomes profit accountable, managers will be motivated to increase profitability, which increase scope of company's profitability. मैं सप्लाइंग डिवीजन को प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल बनाऊंगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल बनाऊंगा। अगर कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर्स है वो सब प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल होंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस इंप्लीमेंट करने से, ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने से मुझे क्या क्या फायदा मिलेगा, या तो अच्छी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने से मैनेजर्स प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल बनेंगे एंड अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी शुड प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, वो तो हमने डिस्कस किया। कोई भी चीज अगर आप कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट आप अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके वजह से गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होना चाहिए। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी बेसिस पे डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होगा एंड कंपनी का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकती। तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करे ऐसी होनी चाहिए। एंड टैक्सेशन प्रॉफिट वो सब हमने डिस्कस किया। हम प्रॉफिट वहां पे ज्यादा दिखाएंगे जहां पे कम टैक्स रेट है, और प्रॉफिट वहां पे कम दिखाएंगे जहां पे ज्यादा टैक्स रेट है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इंप्लीमेंट करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या तो अच्छी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो ये 4 पॉइंट कंसीडर करने होंगे। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल नहीं था, और मेरे ख्याल से ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली चैप्टर नंबर 8 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का डिस्कशन कंप्लीट हुआ।